तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के फुल ऑथेंटिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर ये पूरी एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड करने वाले, जिसके अंदर हमारे पास एक लॉगिन पेज रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है और एक रजिस्टर पेज रहेगा जहाँ से यूज़र रजिस्टर कर सकता है। साथ में हम लोग यहाँ पे वैलिडेशंस भी देखेंगे कि जैसे ही अगर हम लोग कुछ यहाँ पे फील्ड्स ऐड नहीं करते हैं तो जो भी हमें सर्वर से यानी कि जेंगो की तरफ से, जेंगो के अंदर हमने अपना बैकएंड बनाया हुआ है। आप बैकएंड में आप कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, आप रिएक्ट, आप एक्सप्रेस जेएस आप यूज़ कर सकते हो, आप लारावेल यूज़ कर सकते हो, या फ्लास्क आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप बैकएंड में आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने कंटिन्यू किया अपने जेंगो की सीरीज़ के अंदर, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जेंगो के अंदर जो भी हमने JWT ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया था उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रंट एंड पर फोकस करेंगे, यानी कि सिर्फ रिएक्ट जेएस पे। तो जैसे कि मैंने एक यूज़र यहाँ पे बनाया हुआ, यूज़र 100 करके उसका मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, और जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके चला जा रहा है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आप देखोगे कि नेविगेशन सेक्शन भी चेंज हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर होम आ रहा है और यहाँ पर लॉगआउट बटन आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ वैसे ही ये देखिए लॉगआउट हो जा रहा है, यहाँ पे रजिस्टर पेज आ रहा है, आपका लॉगिन दिखा रहा है और होम आ रहा है ना। एक चीज़ और देख लेते हैं, मैं यहाँ पर जेंगो के अंदर जो भी आप जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 20 सेकंड के लिए यहाँ पर लगा हुआ है कि 20 सेकंड के बाद इसका एक्सेस टोकन यहाँ से एक्सपायर हो जाने वाला है। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर रहूँगा और मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद देखोगे कि मैं यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर हूँ, और जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश भी करूँगा तो भी आप देखोगे मैं यहाँ से डैशबोर्ड पर ही हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो रिफ्रेश टोकन है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि जैसे ही यूज़र का जो ये टोकन है अगर वो एक्सपायर हो जाता है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर हेडर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर भेजते हैं ना टोकन, आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर बियरर टोकन भेजा हुआ है। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है कि हम लोग एक डेटा हम लोग यहाँ पर गेट कर पा रहे हैं अपने अपने डैशबोर्ड के तौर पे, है ना, ताकि हमें यहाँ पर यूज़र की ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी क्या होगा कि इसका जो टोकन है वो एक्सपायर हो चुका होगा क्योंकि हमने 20 सेकंड का दिया था। तो जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए उसने पहले डैशबोर्ड वाले पे कॉल किया, बट इसने बोला कि भाई टोकन आपका एक्सपायर हो चुका है, और फिर इसने एक रिफ्रेश टोकन पे इसने यहाँ पे कॉल किया, रिफ्रेश एपीआई पे, जहाँ से उसको JWT का रिफ्रेश एक टोकन मिला उसको, और फिर उसके बाद वापस से उसने डैशबोर्ड वाले को कॉल किया और फिर वहाँ से डेटा उसने गेट कर लिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे आपके पास एक एक्सेस टोकन है और वो मान लीजिए एक्सपायर हो गया है ना, तो आपने बोला कि यार जैसे कोई एक बंदा लॉगिन होता है आधे घंटे बाद आप ये टोकन एक्सपायर कर दो, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 20 सेकंड रखा हुआ है, उसको हम लोग किसी मिनट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो 20 मिनट हो, 30 मिनट हो या 40 मिनट, ऐसे करके। जैसे ही टोकन उसका एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है, तो जैसे कि इस केस में हुआ, उसने डैशबोर्ड वाले एपीआई को कॉल किया, लेकिन उसने देखा कि भाई टोकन तो उसका एक्सपायर्ड हो चुका है। जैसे ही टोकन एक्सपायर हुआ तो उसने क्या किया कि उसने रिफ्रेश वाले एपीआई को कॉल किया और वहाँ से एक नया टोकन उसने मांग लिया, और यहाँ से फिर उसने डैशबोर्ड वाले को भी कॉल कर लिया, है ना, वापस से उसी URL को जो जहाँ से उसको डेटा चाहिए था। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे हुआ कि यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए, है ना, कि मेरा टोकन एक्सपायर हुआ और फिर बैकएंड में उसने रिफ्रेश टोकन भी गेट कर लिया। तो ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा बैकएंड के। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, हम लोग रिएक्ट जेएस के पूरे कंपोनेंट को देखेंगे। आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके कि हम लोग कैसे इस पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन को एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम लोग कैसे फ्रंट एंड पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं कि एक अच्छा सा, जिसके अंदर हम लोग एरर हैंडलिंग वगैरह हर एक चीज़ देखने वाले हैं, है ना। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे कि जेंगो का एक बैकएंड का कोड है मेरे पास यहाँ पर, जहाँ पर जेंगो JWT नाम से है। यहाँ पर कोई फ्रंट एंड अभी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्रंट एंड हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। तो अभी मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। अगर आप देखोगे जेंगो JWT के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं एक स्टेप बैक चला जाऊँगा और मैं यहाँ पर CD और डॉट डॉट लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर हूँ जेंगो के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक रिएक्ट जेएस का यहाँ पर एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपने ऐप का नाम हम लोग डाल देते हैं रिएक्ट JWT ऑथ करके, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, जो कि है रिएक्ट JWT ऑथ को। और तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हम चलेंगे अपने फाइल के अंदर, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, यहाँ पर हमें क्लिक करना है रिएक्ट JWT ऑथ पर,
और फिर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर इसने पैकेज डॉट जेसन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और उसी के बिहा पर ये इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर शुरू कर रखा है इसने, जहाँ पर रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट ये यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है। तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास ये जो रिएक्ट JS ऑथ का रिएक्ट JWT ऑथ जो अपना प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर अपना फुल्ली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम इसके अंदर जा सकते हैं फोल्डर के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CD और ये हो जाएगा आपका रिएक्ट JWT ऑथ और हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं npm स्टार्ट करके, जैसा कि यहाँ पर इसने हमें बताया हुआ है कि आप npm स्टार्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये अपना सर्वर स्टार्ट कर देगा और लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली हमारे जो ओपन ब्राउज़र था वहाँ पर हमें यहाँ पर ओपन करके दे देगा जो अपना लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर है। ये देखिए आपका यहाँ पर रिएक्ट JS का जो एक स्टार्टर पेज है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप app.js के अंदर आप जा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं जो अपना जेंगो का पार्ट था। सोर्स के अंदर चलेंगे और यहाँ पर आप देखोगे app.js फाइल आपको मिल रही है, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, आपको इस कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे कोड को यहाँ से, आपको यहाँ पर CSS और लोगों की भी अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ से अब आप चाहे तो एक H1 टैग के अंदर मान लीजिए आप यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं और यहाँ से आप रिटर्न करना चाहते हैं मान लीजिए सिर्फ हेलो करके, आप इसको सेव करें यहाँ से। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। आप ब्राउज़र पर आप चलेंगे तो यहाँ देखिए आपको हेलो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो जो भी कोड रहेगा वो आपका सब कुछ यहीं पर लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सोर्स के अंदर हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मान लीजिए फ़ोल्डर का नाम है यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स करके, है ना, जिसके अंदर हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स अपने बनाएंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई है जो है आपका होम कंपोनेंट करके, है ना, तो home.jsx करके, है ना। और यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि भाई इम्पोर्ट लेट्स से आपने यहाँ पर किया रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बना लिया जो कि है आपका होम करके, और सॉरी फंक्शन बना लिया आपने और इसके अंदर से आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया लेट्स से आपने एक डिव रिटर्न किया हुआ है और उसके अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। मान लीजिए H1 करके है, ये हो गया आपका होम, है ना। और यहाँ पे कुछ आप P टैग के अंदर आप लिख सकते हैं कि वेलकम टू दी होम करके, इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अभी इस होम कंपोनेंट को अगर आपको यूज़ करना है app.js के अंदर यानी कि यहाँ पर, तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट होम फ्रॉम और ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर होम करके। अब ये जो हेलो है इसके नीचे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं होम करके, बस सिंपल, है ना। सॉरी एक डिव आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, पेरेंट डिव, या अगर आप डिव नहीं भी डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल आप एक इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इसके बीच में आप इन दोनों को आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेव करें और ओके एक एरर दिखा रहा है वैसे, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होम। ओके तो हमें यहाँ से जो अपना होम जो हमने बनाया हुआ है कंपोनेंट, यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इसको हमें डिफ़ॉल्ट हमने डाला नहीं है। तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो भाई, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम करके, ठीक है। आप इसको सेव करें, देखिए सक्सेसफुली आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आते हैं तो अभी देखिए हेलो, और ये हेलो कहाँ से आ रहा है यार, आपका यहाँ से जो आपने H1 टैग में लिखा है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ हमारा होम कंपोनेंट रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए होम और ये है वेलकम टू होम करके, है ना। तो ये अपना कंपोनेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है जो अपना होम कंपोनेंट। ऐसे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हो ना, डैशबोर्ड के लिए, लॉगिन के लिए। तो मान लीजिए आपने एक और कंपोनेंट आपने इसको यहाँ पर बना लिया, तो मान लीजिए इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लिया यहीं पे और इसका नाम आपने यहाँ पे रखा लेट्स से नैप बार करके ना। तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखा navbar.jsx करके, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल हम लोग चाहें तो यहाँ पर URLs हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। तो अभी हमने राउटिंग वगैरह हमने सब कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ है ना। राउट्स वगैरह करने के लिए जो भी आपको पैकेज चाहिए और
जो आपके एक्सियोस वगैरह है जो एपीआई से कॉल कर सकते हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो npm इंस्टॉल एक्सियोस और साथ में रिएक्ट राउटर डॉम, है ना। ये इन दो पैकेजेस को आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक्सियोस आपको हेल्प करेगा जो भी आपको एपीआई कॉल करनी है, जैसे कि आपको रिएक्ट जेएस से जेंगो के साथ में बातचीत करने के लिए आपको एक्सियोस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी, थोड़ा इजी रहता है। और रिएक्ट राउटर डॉम आपके राउट्स वगैरह हैंडल करने के लिए, है ना। अभी आप यहाँ पे npm स्टार्ट आप कमांड फिर से आप इसको यहाँ पर रन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके रिएक्ट के पार्ट में है राउटिंग वगैरह का, अब आप इसको आप इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी आपका नेविगेशन सेक्शन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नैव बार, इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने होम के लिए किया था ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको नैव बार करके लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भाई ये है अपना नैव बार, ठीक है। ओके, अभी अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो होम करके है और एक नैव बार करके है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो नैव बार हमारा टॉप पर होता है बेसिकली, है ना। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि अपना लॉगिन और रजिस्टर के लिए रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नई फाइल बना लेते हैं जो कि मान लीजिए है यहाँ पर login.jsx करके, और यहाँ पर जो भी लॉगिन से रिलेटेड जो भी डेटा रहेंगे यानी कि जो भी कंपोनेंट रहेगा वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं होम का ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन के अंदर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ पर होम है हम लोग इसको पहले तो लॉगिन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट होने वाला है। यहाँ से हम लोग रिटर्न भी अपना लॉगिन कंपोनेंट ही करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे, है ना, जो कि अपना फॉर्म रहेगा डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई लॉगिन फॉर्म करके, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अब आप एक फॉर्म बना सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्म और यहाँ से आप इसको फॉर्म को आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई हमारे पास इसके अंदर एक रहेगा इनपुट फील्ड जो कि टाइप रहेगी उसकी मान लीजिए टेक्स्ट करके, इस तरीके से। प्लेस होल्डर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने डाला कि भाई प्लेस होल्डर में आप एक यूज़र नेम आप यहाँ से पास करेंगे और साथ में इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ से आप कुछ डाल सकते हैं, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको वैल्यू के अंदर आपको नेम डालना है, यूज़र नेम वेरिएबल डालना है, तो वो हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और यहाँ से आप इसी के अंदर अब आप ऐड कर सकते हैं कि भाई ऑन चेंज पर हमें क्या करना है ना। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर आपको एक फंक्शन आप यहाँ से कॉल कर रहे हैं, है ना। तो अभी आपको वैल्यू के अंदर डालने के लिए आपको कुछ यहाँ पर स्टेट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रिएक्ट इंपोर्ट किया हुआ है, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि यूज स्टेट भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेंगे जो कि मान लीजिए है क्रेडेंशियल्स करके, है ना, CRE क्रेडेंशियल्स, और एक हो जाएगा आपका सेट क्रेडेंशियल्स करके। हमने एक जो फंक्शन बना लिया और एक हमने वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक यूज़र नेम है जो कि ब्लैंक है और एक हमारे पास रहेगा पासवर्ड जो कि ब्लैंक ही रहेगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। तो अब ये जो क्रेडेंशियल्स है इसको आप यहाँ पर आप डाल सकते हो अपने वैल्यू के अंदर, है ना। तो आप यहाँ पर डालोगे, आप इसको डबल डॉट आप हटा करके आप इसको डायरेक्टली आप यहाँ से डाल सकते हो कि भाई क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम, सिंपल, है ना। और जब आप यहाँ पर ऑन चेंज कर रहे हो तो ऑन चेंज के टाइम पे आप ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर लोगे जो कि रहेगा सेट क्रेडेंशियल्स, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हो जो भी अपना क्रेडेंशियल्स की डिटेल रहेगी, और साथ में आप यहाँ पे यूज़र नेम को आप यहाँ पे अपडेट कर लोगे जो कि रहेगा e.target.value करके, और फिर आप इसको यहाँ पर क्लोज कर दोगे इस इनपुट फील्ड को। तो अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड है फॉर्म के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज स्टेट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक यूज़र नेम और पासवर्ड दो वेरिएबल हमने बना ली है जो कि एक ही आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है, आप कह सकते हो, जो कि क्रेडेंशियल्स के अंदर है। क्रेडेंशियल्स की स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऐसे ही
यहाँ पर भी। तो जो भी आपका यहाँ पर क्रेडेंशियल्स है उसके जो यूज़र नेम है उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं तो वो यहाँ पर इसको ट्रैक करेगा। ऐसे ही सेम आप पासवर्ड के लिए भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ पे आपका यूज़र नेम है यहाँ पर आप इसको पासवर्ड कर सकते हो। बस हो गया, है ना। सेट क्रेडेंशियल्स और यहाँ पर आप यूज़र नेम प्लेस होल्डर की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई यूज़र को यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है। अब आपको एक बटन चाहिए होगा जो कि टाइप रहेगा उसका सबमिट का, है ना। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि भाई लॉगिन कर सकते हो आप। अब ये जो फॉर्म है ये जैसे ही ये हिट करेगा सबमिट पे तो हमें एक ऑन सबमिट इवेंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंडल सबमिट करके एक जो फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इस तरीके से, है ना। और इसके अंदर आप जो भी डेटा आपको मिलेगा वो ई वेरिएबल के थ्रू आपको मिलेगा और यहाँ पर आप डाल सकते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस तरीके से। और यहाँ पर आप इसको कंसोल कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और ये हो जाएगा आपका क्रेडेंशियल्स करके। ओके। तो यहाँ पर अपना लॉगिन आपका रेडी है ना। आप इसको सेव करें और आप चलें यहाँ पर और यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो नैप बार की जगह पे अब आपको लिखना है यहाँ पर लेट्स से लॉगिन और यहाँ होम के नीचे हम लोग लिख देते हैं अपना लॉगिन पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। ओके, अनडिफाइंड बोल रहा है कि यूज़र नेम आपका अनडिफाइंड है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड यूज़र नेम, जो कि आपके लॉगिन वाले में मिलेगा। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस लगा दिया, बल्कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाना था। और अब ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं। तो अभी देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पर आपका नैप बार है, यहाँ पर होम है और यहाँ पर आपको एक लॉगिन फॉर्म भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अभी अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और अगर हम लोग यहाँ पर कंसोल के अंदर चलें तो अभी भी वैसे एरर दिखा रहा है, बट ये फालतू का एरर होगा मेरे को लग रहा है। एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अभी देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं कि यूज़र नेम में कुछ डालते हैं और पासवर्ड में हम लोग DDD करके, और जैसे हम लोग यहाँ पर लॉगिन करते देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी अपना यहाँ पर लॉगिन फॉर्म आपका बिल्कुल सही चल रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे ही सेम आप एक रजिस्टर के लिए भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डैशबोर्ड भी हम लोग ऐसा ही बना लेते हैं जैसा कि हमारा होम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और फाइल यहाँ पर बना लेते हैं और उसका नाम हम लोग यहाँ पर रखेंगे डैशबोर्ड करके .jsx करके। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग होम की जो भी चीज़ें इसको कॉपी करके और डैशबोर्ड के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर होम के अंदर हम लोग इसको डाल सकते हैं कि भाई ये है अपना डैशबोर्ड पेज, है ना। तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस यहाँ पर अब आपके रेडी हैं। ठीक है, अब हम लोग राउट्स वगैरह हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड है आपके पास लॉगिन है, आपके पास होम है, आपके पास नैप बार है। तो अब आप यहाँ पर app.js के अंदर अब आप यहाँ पर राउटिंग सिस्टम अब आप चाहो तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो भी राउटिंग के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे इंपोर्ट और ये रहेगा ब्राउज़र राउटर, एज राउटर ले लेते हैं, है ना। और साथ में राउट्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं और साथ में एक और राउट यहाँ पर इस तरीके से, है ना। तो ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो राउटर जो कि ब्राउज़र राउटर है हमारे पास, और एक राउट्स करके और एक राउट करके, इन तीनों का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप पर है यहाँ पर हमें चाहिए होगा अपना राउटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे राउटर करके, है ना, जो कि ब्राउज़र राउटर आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको आप यहाँ पे क्लोज़ कर दोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे राउटर करके, है ना। तो ये यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया। ओके, अब आपका नैप बार आपका यहाँ पर टॉप पर रहेगा और नैप बार के अंदर जो भी आपके राउट्स रहेंगे वो रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर है मेरे पास राउट्स करके, है ना, इस तरीके से। अब ये जो राउट्स है, अब इसके अंदर आप यहाँ पर जो भी आपके कंपोनेंट्स है वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक राउट है जिसका पाथ होता है आपका होम पेज का, है ना, इस तरीके से। और एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पर लोड कर दोगे जो अपना होम पेज है। तो आपने यहाँ पर डाला जो कि होम है और आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया।
ओके, इसको आप इस तरीके से भी आप क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें इस होम की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लॉगिन के लिए भी बना देंगे। तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैंने बोला कि यहाँ पर आपका रहेगा लॉगिन करके, है ना, और यहाँ पर आप लोड करोगे उसका लॉगिन जो भी रहेगा। सेम चीज़ आपको डैशबोर्ड के लिए भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डैशबोर्ड, और यहाँ पर आप बना सकते हो डैशबोर्ड का, है ना, इस कंपोनेंट को, डैशबोर्ड कंपोनेंट को। ठीक है, तो आपने यहाँ पे राउटिंग सिस्टम आपने सेटअप कर लिया। तो आपने देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे यूज़ किया राउटर, जो कि ब्राउज़र राउटर है टॉप पर। उसके अंदर आपने बोला कि हमारे पास मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं और नैप बार उसके बाहर रहेगा, है ना। और यहाँ पे राउट्स के अंदर आपने सिंगल राउट्स जो भी हैं आपके, आपने सारे डिफाइन कर लिए। अब आप इसको अगर आप सेव करोगे, यहाँ पर आओगे तो आपको सिर्फ नैप बार आपको यहाँ पर दिखेगा। अब आप नैप बार के थ्रू आप लॉगिन और डैशबोर्ड पे जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप नैप बार आप ओपन करें तो यहाँ पर अब आप अपना जो भी नेविगेशन सेक्शन है वो आप यहाँ पे आप बनाएंगे, है ना। ये डिव की जगह पे हम लोग लिखते हैं कि भाई ये रहेगा अपना नैप बार, और यहाँ पे आप बनाएंगे, मान लीजिए एक UL है और एक LI टैग, और इसके अंदर आपने बना दिया एक LI, और इस LI के अंदर अब आप बना सकते हो एक लिंक, है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे चाहिए होगा एक लिंक करके, है ना। ये लिंक आपका HREF की जगह पे आपको सिंपल आपको 2 आपको लिखना रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे ये रहेगा आपका होम पेज। ये बेसिकली एक ए टैग है ना, जहाँ से आप लिंक बनाते हैं, और इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और ये रहेगा आपका लिंक फ्रॉम, और ये रहेगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ पर आपको होम दिख रहा है, आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएँ तो अभी देखिए आपको होम आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। ऐसे ही अब आप मल्टीपल लिंक्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे बोला कि एक है हमारे पास यहाँ पे लॉगिन के लिए, और आप यहाँ पे लिखें लॉगिन, और एक है हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा डैशबोर्ड, और मैं इसको यहाँ पर कैपिटल D कर देता हूँ। इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको होम है, लॉगिन है, आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ होम पर जाते हैं और यहाँ लॉगिन वाले पेज पर जा रहे हैं तो हमारा यहाँ से URL तो चेंज हो रहा है, बट जो उसका कंटेंट है वो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी जो वजह है वो है अपना यहाँ पर app.js के अंदर जो हमने पेज डाला हुआ है, यहाँ पर पेज नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर पाथ रहेगा, है ना। ये हमने गलती से कर दिया। इसको सेव करते हैं वापस से, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने पेज पर, और एक बार फिर से हम लोग इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी ये देखिए कंपाइल हो रहा है बैक में हमारे, देखते हैं कि ये अभी जल्दी ही कंपाइल्ड हो जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर आते हैं, अब देखिए आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। मैं लॉगिन पे जाऊँगा तो आपको लॉगिन फॉर्म दिखेगा, होम पर जाऊँगा तो आपको होम पेज दिख जाएगा, है ना। तो अपना जो ये आपका जो नेविगेशन सेक्शन है बेसिकली वो वर्क कर रहा है ना, अच्छे से। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ऑथ सिस्टम है वो पूरा हम लोग अभी यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। तो ऑथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वगैरह हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, है ना, ताकि ईजिली हम लोग जो अपना पूरा डेटा रहेगा उसका वो हम लोग यहाँ पर मैनेज कर पाएँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर सोर्स के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं कॉन्टेक्स्ट करके, है ना। और इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं जो रहेगा अपना ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है, .js फाइल रहेगी हमारी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का ही कोड हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी अपना API कॉल रहेगा वो सब कुछ हम लोग यहीं पर करने वाले हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट जो रहेगा आपका रिएक्ट, और साथ में यहाँ पर आपका रहेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और आपका रहेगा यूज स्टेट, क्योंकि हम लोग स्टेट का भी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर रहेगा आपका यूज़ इफेक्ट करके, है ना। और ये रहेगा आपका फ्रॉम रिएक्ट से, और हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक्सियोस। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस से, है ना। एक्सियोस से हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे इस चीज़ को। अब हम एक कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बना लेते हैं, और ये रहेगा आपका ऑथ प्रोवाइडर, और इसके अंदर आप यहाँ से चिल्ड्रन आप यहाँ से पास कर सकते हैं, और फिर आप इसको यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक यूज़र नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, और मान लीजिए ये हो गया आपका यूज़र, और ये हो जाएगा आपका सेट यूज़र करके, है ना। और ये हो जाएगा आपका यूज़ स्टेट,
और इसके अंदर आप फ़िलहाल के लिए आप नल पास कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर। और एक और हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं लोडिंग के लिए, ताकि जब हम लोग API कॉल करें तो हम लोग यहाँ पर उसको सेट कर सके कि भाई अभी हम लोग यूज लोडिंग स्टेट में है ना। तो ये हो जाएगा आपका यूज स्टेट, और ये हो जाएगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करके, है ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा मान लीजिए लॉगिन स्टेट आपका यहाँ पर ट्रू है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर हमें यूज़र की डिटेल हमें यहाँ पे फैच करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका फैच डेटा, या हम लोग लिखते हैं फैच यूज़र डेटा, और ये हो जाएगा एसिंक, ये हो जाएगा आपका कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पे गेट करेंगे, है ना, जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी। तो ये हो जाएगा अवेट, और ये हो जाएगा आपका एक्सियोस डॉट गेट, और यहाँ पे आपको URL आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको URL आपको पास करना है लोकल होस्ट API, यहाँ से आप कर सकते हैं डैशबोर्ड के लिए, है ना, ताकि आप डैशबोर्ड से जो भी यूज़र की डिटेल है वो आप यहाँ से गेट कर सकें, और साथ में सेट यूज़र आप यहाँ से कर देंगे। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स डॉट डेटा रहेगा उसके थ्रू आपने यहाँ पे सेट कर लिया, है ना। आप चाहे तो आप इसको ट्राई एंड कैच में भी डाल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको ट्राई वाले ब्लॉक में डाल देंगे, ये दोनों चीज़ें। यहाँ पर आप कैच कर सकते हैं एरर को, है ना। अगर कोई एरर आता है तो उस केस में आप उसको कंसोल कर सकते हो, और आप एरर को आप यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। और एक रहेगा आपका फाइनली करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली, और यहाँ पर आप जो भी आपकी लोडिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि फैच कर रहे हैं यूज़र की डिटेल को, कि अगर हमारे पास टोकन रहेगा तो उस टाइम हम कुछ इस तरीके से अपने यूज़र की डिटेल फैच कर लेंगे। बट टोकन लेने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र को, ठीक है। तो मैं इसी कोड को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई ये है अपना लॉगिन करके, है ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ से डिटेल्स लॉगिन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्रेडेंशियल्स, जो भी यूज़र की हमारे पास क्रेडेंशियल्स रहेगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, गेट की जगह पे हमारे पास यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी, और यहाँ पे API की जगह हमारे पास है ऑथ, और ये हो गया आपका लॉगिन करके, ठीक है। और हमें क्रेडेंशियल्स भेजना रहेगा, तो आप यहाँ से आप क्रेडेंशियल्स उसका यहाँ से भेज सकते हो, क्योंकि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो साथ में जो भी उसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड रहेगा वो हम लोग यहाँ से भेजेंगे, और फिर जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है उसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप टोकन आप यहाँ से उठा लोगे, है ना। तो टोकन के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ से आपने उठाया उसका एक्सेस टोकन जो रहेगा एक्सेस, और यहाँ से आप रिफ्रेश टोकन भी आप यहाँ से उसका उठा सकते हो ना, दोनों आपको मिलता है। और ये आपको मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा से, है ना, जो भी आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है उसका डेटा के थ्रू आप यहाँ पे ये चीज़ें उठा लोगे। और जो भी आपका एक्सेस टोकन है वो आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज में आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट, और ये हो जाएगा आपका आइटम करके, और यहाँ पे आप डाल सकते हो टोकन, और ये हो जाएगा आपका एक्सेस टोकन, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश टोकन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिफ्रेश, और ये हो जाएगा आपका टोकन, या इसको कैपिटल कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रिफ्रेश, है ना। तो ये हो गया आपका एक लॉगिन का कि आपको किस तरीके से करना है ना। ये दोनों चीज़ें करने के बाद अब आप चाहो तो अब आप यहाँ पे उसके हेडर्स में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डालोगे एक्सियोस डॉट डिफ़ॉल्ट, है ना, एक्सियोस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट हेडर्स डॉट ये हो जाएगा आपका कॉमन, और यहाँ पर आप इसके अंदर डाल सकते हो कि भाई ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के अंदर आप बियरर टोकन आप यहाँ पे ऐड कर दो, है ना। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे बियरर, और ये हो जाएगा आपका एक्सेस टोकन, बस हो गया, ठीक है। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या किया कि उसके हेडर में आप ये बियरर टोकन आप यहाँ से भेजते रहोगे हमेशा, है ना, ER भी रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हो। और फिर जैसे ही बंदा लॉगिन हो जाता है उसके बाद फिर आप यहाँ पे अवेट करके आप फैच यूज़र डेटा, और आप यहाँ पे टोकन आप इसको भेज सकते हो, है ना। तो जैसे ही लॉगिन होता है, जैसे ही यूज़र ने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, हमने क्या किया कि एक रिक्वेस्ट भेजी अपने ऑथ लॉगिन के पास, जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमने उसको दिया, और वहाँ से हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मिला। तो एक्सेस टोकन हमने क्या किया कि यहाँ पर इसके ऑथराइजेशंस में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और
फिर जैसे ही उसको टोकन मिल गया, उसने क्या किया कि यूज़र की डिटेल फिर उसने क्या किया कि फैच कर ली इस टोकन के थ्रू और इस एपीआई के थ्रू, है ना। और फिर उसने रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी उसको मिला यूज़र की डिटेल, उसने यहाँ पर यूज़र के अंदर ऐड कर दी। ठीक है, ये तो हो गया आपका लॉगिन का। बट ऐसे ही आपको रजिस्टर का भी बनाना पड़ेगा, है ना, सेम टू सेम जैसे ही हमने यहाँ पर किया हुआ है वैसे ही आप चाहें तो आप यहाँ पे रजिस्टर के लिए भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर का बाद में बनाएंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लॉग आउट का भी बना सकते हैं ना। लॉगिन का हो गया और फिर लॉग आउट का। तो लॉग आउट के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट, ये हो जाएगा आपका लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करके, है ना। और आइटम का नाम हमारे पास था पहले टोकन, जो कि हमने टोकन यहाँ से लिया हुआ था। और फिर दूसरा हमारा है यहाँ पर एक्सेस टोकन करके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस और ये हो जाएगा आपका टोकन, है ना। दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर रिमूव कर दी। साथ में जो आपका एक्सीओस है वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ना, डिलीट। और ये हो जाएगा आपका एक्सीओस डॉट डिफॉल्ट्स डॉट हेडर्स डॉट कॉमन, और ये हो जाएगा आपका ऑथराइजेशन करके, है ना। इस चीज़ को भी आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। और फिर आप यहाँ पे सेट जो आपका यूज़र है उसको आप यहाँ से नल कर सकते हो, बस, है ना। जो आपका लॉग आउट का पोर्शन रहेगा वो आप इस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर लॉगिन का हो गया, लॉग आउट का हो गया, और हम यहाँ से फैच कर पा रहे हैं यूज़र को। लेकिन जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड होती है उसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या यूज़र के पास टोकन है। तो जैसे ही यूज़र पेज को रिफ्रेश करता है ना, उस टाइम ये यूज़ काम में आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर अब आप चीज़ें आप पास कर सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और ये एक ही बार आपको रन करना है, तो आप यहाँ पे एम्प्टी एरे आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। और अब आप इसके अंदर आप सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि कॉन्स्ट नाम से रहेगा, और ये हो जाएगा आपका टोकन। और यहाँ से आप लोकल स्टोरेज से आप यहाँ से गेट आइटम करके आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका टोकन। ठीक है, अगर उसके पास यहाँ पर टोकन होता है तो उस केस में हमें क्या करना है कि डिटेल्स फैच करनी है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्सीओस डॉट डिफॉल्ट्स डॉट हेडर्स डॉट कॉमन, और ये हो जाएगा आपका ऑथराइजेशन। और इसके अंदर आपको बियर टोकन जो है वो आपको ऐड कर लेना है ना, इस तरीके से। और ये टोकन ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ पे फैच यूज़र जो डेटा है वो उसके अंदर आप यहाँ पे टोकन पास करके यूज़र की डिटेल आप यहाँ से फैच कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा कि आप सेट लोडिंग को आप यहाँ से फॉल्स कर सकते हो। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो रहा है ना। आपने एक क्या किया कि आपने यहाँ पे एक प्रोवाइडर बना लिया, और इस प्रोवाइडर के अंदर आपने बोला कि भाई यूज़र की डिटेल आपको फैच करनी है ना, जो कि लोकल स्टोरेज के अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जहाँ पर हमने 2 फंक्शन बना लिए, 3 फंक्शन, लॉगिन, लॉग आउट और फैच यूज़र का। अब हमारा काम क्या रहेगा कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे उनको हमें यहीं से रिटर्न करना रहेगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ रिटर्न, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, जो भी आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट रहेगा। साथ में डॉट प्रोवाइडर नाम की एक की आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, और उसकी जो वैल्यू रहेगी उसके अंदर आप पास कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से यूज़र रिटर्न करेंगे, जो अपना लॉगिन मेथड है उसको हम लोग यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं, साथ में लॉग आउट को। और यहाँ पे हो जाएगा आपका लोडिंग, है ना। हम लोग चेक कर सकते हैं कि अभी ये लोडिंग स्टेट में है कि नहीं है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से क्लोज करके, और यहाँ पर आप चिल्ड्रन आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन करके, है ना। ये वही चिल्ड्रन है जो हमने टॉप पे पास किया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला। अब ये चिल्ड्रन के अंदर उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे ना वो सभी इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहेंगे, है ना। और फिर उसके पास सारे डेटा रहेंगे जो हमारे पास यूज़र लॉगिन लॉग आउट का ये सब कुछ है। ओके, परफेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अब हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये हो जाएगा आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके। ठीक है, ओके। अब हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा अपने app.js के अंदर। तो हम लोग चलेंगे अपने app.js के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेंगे जो भी हमारे ऑथ प्रोवाइडर है। तो आप यहाँ पर आप इसके नीचे आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट, और ये हो जाएगा आपका ऑथ प्रोवाइडर
फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट और ये हो जाएगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, है ना। तो ऑथ प्रोवाइडर आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो आपका राउटर वगैरह है सब कुछ, ये आप रैप कर दोगे ऑथ प्रोवाइडर के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑथ प्रोवाइडर और आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दोगे, है ना। और ये जितने भी राउटर वगैरह हैं ये सब कुछ आप उसके अंदर आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ये देखिए ऑथ प्रोवाइडर के अंदर ना जो भी हमने यहाँ से ऑथ प्रोवाइडर लिया हुआ था। अब अगर हम इसको सेव करें, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए अभी कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि टोकन इज नॉट डिफाइंड 39 पर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर आएँ 39 पर, ये रहा, तो ये बोल रहा है कि टोकन उसको मिला नहीं। टोकन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेस है, तो आप यहाँ पे एक्सेस डाल सकते हो, है ना। इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। तो अभी देखिए आपका ये बिल्कुल सही चल रहा है ना, लॉग इन, डैशबोर्ड और ये हो गया आपका होम पेज, सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको अब हम यूज़ कर सकते हैं ना। यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर यूज़र अगर लॉगिन नहीं है तो वो डैशबोर्ड पेज को नहीं देख सकता है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सोर्स है इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, मान लीजिए मिडिलवेयर का, है ना। अब इस मिडिलवेयर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फ़ाइल बना सकते हैं और उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए प्राइवेट राउट करके .jsx करके, है ना, प्राइवेट राउट करके है, ठीक है। अब ये जो अपना प्राइवेट राउट है ये अपना रिस्पॉन्सिबल रहेगा ताकि वो फिल्टरिंग कर सके मिडिलवेयर की तरह। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, और रिएक्ट के साथ में आपको चाहिए होगा यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, फ्रॉम, और ये हो जाएगा आपका रिएक्ट का। ओके, फिर आपको चाहिए होगा यहाँ पर नेविगेशन सेक्शन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंपोर्ट, और ये हो जाएगा आपका नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, है ना। यहाँ से आपने उसको इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर चाहिए होगा आपको ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ये हो जाएगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्ट से, ठीक है। अब आप यहाँ पे बना सकते हैं कॉन्स्ट, ये हो जाएगा आपका प्राइवेट, ये हो जाएगा आपका राउट जो आपका नाम है। ओके, इसको हमें कॉन्स्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट राउट हो गया। और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं चिल्ड्रन, और फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका यूज़र आप इंपोर्ट कर लें, और साथ में आप यहाँ पे लोडिंग भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, है ना। इफ़ अगर ये लोडिंग स्टेट में होता है तो उस केस में हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है हमें एक डिव, जो कि यहाँ पर लिखा रहेगा भाई कि लोडिंग चल रहा है ना, इस तरीके से। अगर नहीं होता है ना, और अगर यूज़र अगर नहीं होता है उसके पास, मान लीजिए यूज़र लॉगिन नहीं है, तो उस केस में हमें उसको रिटर्न करना है, ये हो जाएगा नेविगेट करके, और उसको हमें नेविगेट कर देना है अपने लॉगिन वाले पार्ट पर, है ना, कुछ इस तरीके से। आप इस चीज़ को यहाँ से इस तरीके से भी आप क्लोज़ कर सकते हो, है ना। तो अगर यूज़र के पास अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा रिटर्न हो जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। एल्स आप वो यहाँ से आप चिल्ड्रन को आप रिटर्न कर सकते हो ना, जो भी उसका कंपोनेंट रहेगा, जो यूआरएल रहेगा, वो आप इजीली आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो भाई, अब आप जा सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे इस चीज़ को, एक्सपोर्ट राउट करके, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्राइवेट राउट एक मिडिलवेयर बना लिया है, जिसके अंदर हम लोग ऑथ कॉन्टेक्ट से हम लोग चेक कर रहे हैं। ऑथ कॉन्टेक्ट अपना यही, जहाँ से हम लोग टोकन वगैरह ये सब कुछ गेट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास देखिए यूज़र है और लोडिंग है, तो ये दोनों चीज़ें हमने क्या किया कि प्राइवेट राउट में चेक किया कि यूज़र और लोडिंग हमें दोने दो। अगर लोडिंग स्टेट में होता तो आप लोडिंग दिखाओ, अगर यूज़र अगर नहीं होता तो आप यूज़र को आप लॉगिन वाले पेज पे भेज देना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसको एक तरह से चिल्ड्रन वाले पे जाने दे सकते हो ना, कि वो बंदा वहाँ से अपना ईजिली नेविगेट हो सकता है ना, जा सकता है। अब जो भी आपके डैशबोर्ड का राउट है ना, वो आपका प्रोटेक्टेड राउट है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे app.js के अंदर, तो अभी ये प्रोटेक्टेड नहीं है, अभी आपका सिंपल ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इसको अगर आपको प्रोटेक्टेड बनाना है ना, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से राउट आपने दे दिया कि भाई ये रहा पाथ, और ये रहा आपको इस एलिमेंट को आपको लोड करना है ना। तो जो ये एलिमेंट जो आप लोड कर रहे हो, यहाँ पर आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये आपका प्रोटेक्टेड राउट है,
है ना। तो इस केस में आप यहाँ पर आप इसको ऐड कर दोगे कि भाई ये है अपना प्राइवेट राउट करके, है ना, इस तरीके से। और इसके अंदर फिर आप ये जो डैशबोर्ड का राउट है इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइवेट राउट। देखिए हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, मतलब सॉरी इंपोर्ट कर लिया है। अब जिस राउट को भी आपको प्राइवेट बनाना होगा उसको आपको प्राइवेट के यहाँ पर आपको रैप कर देना है, बस। आपने इसको सेव किया, ये देखिए कंपाइल हो रहा है यहाँ पर, और ये क्या करेगा कि ये लॉगिन पर भेज देगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो अभी देखिए इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन वाले पेज पे। अगर मैं होम पर जाता हूँ तो आप यहाँ होम पर जा सकते हो, लेकिन जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन वाले पेज पे लेके जा रहा है ना। लॉगिन पे तो आप जा ही सकते हो, लेकिन आप डैशबोर्ड पे अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि डैशबोर्ड पे जाते ही ये करेगा कि इस प्राइवेट राउट को पहले रन करेगा, और जैसे ही ये प्राइवेट राउट के पास जाता है यहाँ पर ये चेक करता है कि क्या यूज़र की डिटेल है, लेकिन यूज़र तो अभी लॉगिन ही नहीं हुआ। जब लॉगिन नहीं हुआ तो वो उसको नेविगेट कर देगा अपने लॉगिन वाले पेज पे, इसीलिए ये लॉगिन वाले राउट पे ऑटोमेटिकली यहाँ से रीडायरेक्ट कर दे रहा है हमें, है ना। ओके ठीक है, यहाँ तक तो अपना परफेक्ट है। अब हम लोग इस लॉगिन वाले को चेक कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और ये जो अपना जेंगो वाला पोर्शन है ना, इसको अपन लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन manage.py, और ये हो जाएगा आपका रन सर्वर करके। इसको एंटर करते हैं तो देखते हैं, यहाँ देखिए वॉचिंग में चल रहा है और ये 8000 पोर्ट पर आपका रन हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, और ये हो जाएगा आपका 8000, और ये हो जाएगा आपका API ऑथ ये लॉगिन करके। इसको एंटर करते हैं तो अभी देखते हैं, ये देखिए आपका रेस्ट फ्रेमवर्क जेंगो का आपका चल रहा है, लॉगिन वाला पोर्शन यहाँ पर है। अब ये पूछ रहा है कि आपका यूज़र नेम क्या है, तो मान लीजिए हमारे पास था टेस्ट, और पासवर्ड भी आपका था पासवर्ड। हम लोग यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक किया तो इसने देखिए हमें एक रिफ्रेश टोकन दिया और एक एक्सेस टोकन भी इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया, है ना, और यूज़र की डिटेल भी है। ओके, तो हमें टोकन्स की ज़रूरत थी यहाँ पर। तो ये वाली लॉगिन वाली API हमारी चल रही है, लेकिन अगर हम लोग रिएक्ट वाले पे आते हैं और हम लोग यही सेम चीज़ यहाँ पर फिल करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड में, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यूज़र नेम है आपका टेस्ट और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। अभी अगर हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगिन वाले जो अपना कंपोनेंट है इसके अंदर हमने ये कॉल ही नहीं किया है, जो अपना कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो अपना क्रेडेंशियल्स है ये भेजने के बजाय, console.log करने के बजाय हम लोग इसको यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्ट से हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पर हमें चाहिए होगा कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका लॉगिन, और ये हो जाएगा फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर हमें डालना रहेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ जो अपना कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। एंटर कर लीजिए, ठीक है। ओके, इक्वल रहेगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, लॉगिन वाला हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना, ऑथ कॉन्टेक्स्ट से हम लोग यहाँ पर कहाँ गया लॉगिन, ये रहा लॉगिन, है ना। इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और ये रहा आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, है ना। अभी ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो आप यहाँ से रिएक्ट से आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके, है ना। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट और हमने ऑथ कॉन्टेक्ट उसके अंदर पास किया और वहाँ से हमें मिला लॉगिन, और ये जो क्रेडेंशियल्स है अब आप console.log ना करके आप यहाँ पर सिंपल आप इसको लॉगिन कर सकते हो कि भाई लॉगिन के अंदर आप इसको भेज दो, है ना। अब ये लॉगिन के अंदर क्रेडेंशियल्स जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर, ये रहा क्रेडेंशियल्स, और यहाँ से फिर ये लॉगिन की डिटेल्स आपको भेजेगा। ओके, अभी कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद वो पहले वाला एरर दे रहा है। ठीक है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर हम लोग डालते हैं यूज़र नेम में टेस्ट, और पासवर्ड में हम लोग डालते हैं पासवर्ड, और हम लोग इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए लॉगिन पे इसने कॉल किया यहाँ पर, और पेलोड में आपका पासवर्ड जा रहा है और यूज़र नेम जा रहा है, और यहाँ हेडर्स में आप देखिए HTTP 8000 API ऑथ लॉगिन, ये वही है जो हमने यहाँ पर देखा था API ऑथ लॉगिन करके। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो एरर आ रही है ना, ये आ रही है कोर्स की एरर, और ये जेंगो की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस कोर्स एरर को हम लोग यहाँ से रिजॉल्व करते हैं, जो अपना जेंगो सेक्शन के अंदर है
है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चलना रहेगा आपको जेंगो के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा ताकि ये कोर्स को रिजॉल्व कर सके हम लोग। तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आपको एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि रहेगा जेंगो कोर्स करके, और ये हो जाएगा आपका हेडर्स, है ना। आप इसको एंटर कर लो। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं पिप इंस्टॉल जेंगो कोर्स हेडर करके, ये एक पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा आपको कोर्स को मैनेज करने के लिए जेंगो के अंदर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर जेंगो वाले पार्ट में, जेंगो JWT प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ मिलेगी आपको settings.py, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स करके, है ना। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो अपना जो भी आपका कोर्स हेडर्स करके है, तो आप यहाँ पर ऐड करोगे कोर्स हेडर्स करके, है ना। हो गया आपका। ओके, अभी आप मिडिलवेयर के अंदर सबसे टॉप पर इसका मिडिलवेयर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो आपका मिडिलवेयर है यहाँ पर कोर्स मिडिलवेयर डॉट कोर्स मिडिलवेयर करके, है ना। ये हो गया आपका। ओके, अभी आप यहाँ पे अलाउ ओरिजिन में भी आप डाल सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर डाला मान लीजिए कोर्स अलाउड ओरिजिन्स करके, है ना। और इसके अंदर आप एक लिस्ट आप पास कर सकते हो कि कौन कौन से ओरिजिन को आप अलाउ करना चाहते हो। तो अपने केस में क्या है कि हम लोग लोकल होस्ट 3000 पोर्ट से हम लोग यहाँ पर भेजने वाले रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले मैं इसको अलाउ कर देता हूँ कि भाई लोकल होस्ट 3000 पोर्ट से जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी उसको आप यहाँ पे अलाउ कर दो, है ना। जो भी आपका डोमेन रहेगा फ्रंट एंड का, जो बेसिकली जो डोमेन होता है ना, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर आप कुछ और अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि भाई कोर्स, और ये हो जाएगा आपका अलाउड अलाउ क्रेडेंशियल्स, उसको भी आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हो, ठीक है। और बस करते हैं इतना, है ना, कि वो अपना क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पर भेज सके। अब एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे पाइथन manage.py और ये हो जाएगा आपका रन सर्वर, उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस बार देखिए 500 का एरर आ रहा है ना, इंटरनल एरर आ रहा है, मतलब अब कोर्स का एरर नहीं आ रहा, लेकिन 500 का आ रहा है। लिख रहा है कि यू कॉल्ड दिस यूआरएल वाया पोस्ट बट द यूआरएल डज नॉट एंड विथ स्लैश करके। ओके, तो बोल रहा है कि लास्ट में आपने स्लैश नहीं लगाया, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ लॉगिन के अंत में हम लोग यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। एक बार फिर से लॉगिन को हिट करते हैं। तो देखिए 200 का आ रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पर 401 आ रहा है और पेलोड में कोई भी डेटा नहीं गया, अभी कोई डेटा नहीं गया, इसकी वजह से आ रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डालते हैं टेस्ट और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड, और एक बार फिर से लॉगिन पे हिट करते हैं। 401 का एरर आ रहा है अभी भी। पासवर्ड और यूज़र नेम हमने भेजा हुआ पेलोड में। क्रेडेंशियल्स में आ रहा है कि भाई टोकन नॉट वैलिड, गिवन टोकन वैलिड फॉर एनी टोकन टाइप, आई डोंट नो क्या है, एक्सेस टोकन टाइप एक्सेस टोकन इज इनवैलिड एक्सपायर्ड करके कुछ आ रहा है। पर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ टोकन तो हमने दिया ही नहीं है इसको। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और ओके शायद कुछ यहाँ पर दिक्कत आ गई है। यहाँ पर रिफ्रेश टोकन इसने ऐड किया हुआ है, इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं, है ना। ये आपका मिलेगा स्टोरेज के अंदर, है ना, यहीं पे सारे टोकन्स स्टोर होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर डालते हैं टेस्ट और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। देखते हैं क्या एरर आ रही है। रिक्वेस्ट स्टेटस विथ 401, कुछ एरर आ रहा है अभी भी अनऑथराइज्ड का। एक बार डेटा हम लोग देख लेते हैं कि इसके पास कौन कौन सी यूज़र्स के अंदर, यूज़र्स टेबल के अंदर कौन कौन से डेटा हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा शायद। टेस्ट यूज़र हमने ऐड किया हुआ था वैसे, टेस्ट ये रहा, रिया है मान लीजिए। तो रिया को एक बार ऐड करते हैं, जो है रिया, और ये हो जाएगी आपकी पासवर्ड, और इसको लॉगिन पे हिट करते हैं। ओके, देखिए लॉगिन का 200 आ रहा है फ़िलहाल, तो देखते हैं। ओके, एक्सेस टोकन भी आ रहा है आपको, है ना, यूज़र की डिटेल भी आपको मिल रही है, और डैशबोर्ड वाले डिटेल में भी आपको यूज़र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र के अंदर है। ओके, एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं हम लोग ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये डैशबोर्ड के अंदर जो जा रहा है वो डेटा और डॉट यूज़र भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें यूज़र की डिटेल चाहिए थी।
अब आप इसको एक बार फिर से आप इसको रिफ़्रेश करें एक बार, तो ये यूज़र की जो डैशबोर्ड का है ना वो एपीआई कॉल करेगा, ये रहा, और उसने सेट कर लिया होगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, है ना। डैशबोर्ड पे देखिए हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लॉगिन कर लिया। और अगर आप यहाँ पर जाओगे एप्लीकेशन के अंदर, स्टोरेज के अंदर, और यहाँ आपको मिलेगा लोकल स्टोरेज करके, है ना। जो आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने जो अपना डोमेन है उसका है लोकल 3000 पोर्ट। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें आपको मिल रही है देखने को, एक तो एक्सेस टोकन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और एक है आपका सिंपल टोकन, है ना, दोनों चीज़ें। और ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ था, ये हमने टोकन और रिफ्रेश टोकन, ये दोनों टोकन हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे थे, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर पा रहे हैं यूज़र को। तो अभी हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाए उसके बाद लॉगिन यहाँ पर यूआरएल ना दिखे, यहाँ पर डैशबोर्ड आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए, है ना। तो हमारा नेविगेशन सेक्शन हमारा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कंडीशनल बेस्ड होना पड़ेगा। तो अपन लोग चलते हैं नैप बार के अंदर, और यहाँ पर जो हमने नैप बार के अंदर जो हमने होम वगैरह रखा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें कंडीशंस यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑथ कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, जो रहेगा आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके फ्रॉम, और ये हो जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर था आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, ये आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होगा कि जो आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर से आप यहाँ आपको यूज कॉन्टेक्स्ट आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको भी इंपोर्ट कर लें। और यहाँ से अब आप गेट कर सकते हो कि भाई मुझे चाहिए यूज़र और मुझे चाहिए यहाँ पर लॉग आउट, कि जैसे ही वो जो क्लिक करे वो लॉग आउट भी कर सके। कहाँ से? यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आप पास कर दोगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज़र है और जो लॉग आउट है, इन दोनों का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूज़र का कैसे करेंगे? जैसे कि आपको लॉगिन वाला पेज है यहाँ पर, तो या फिर आप यहाँ पर डैशबोर्ड को आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें कि अगर यहाँ पर यूज़र होता है ना, इस तरीके से कि यूज़र की डिटेल अगर दी गई है यहाँ पर, तो आप ये वाली चीज़ दिखाओ, एल्स में आप कुछ और आप यहाँ पे दिखा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर यूज़र की डिटेल है तो आप ये वाली चीज़ आप रिटर्न करो, है ना। और अगर नहीं है तो ये आप लॉगिन वाला पोर्शन आप यहाँ से उठा लो और इसको आप यहाँ पर ऐड कर दो। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास है यूज़र। अगर यूज़र होता है तो उसके इसमें डैशबोर्ड, अगर नहीं होता तो वो लॉगिन वाला पेज दिखा देगा, है ना। साथ में आपको लॉगआउट का भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहीं पर डैशबोर्ड वाले के बगल में ही हम लोग यहाँ पर लॉगआउट का डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका लॉगआउट। और यहाँ से आप जा सकते हो, ऑन क्लिक करने के बाद जो हम लोग हिट कर रहे हैं वो है अपना लॉगआउट बटन, ठीक है। और ये लिंक नहीं रहेगा, बेसिकली ये यहाँ पर एक बटन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये सब चीज़ें, इसको सेव करते हैं, एक बार ब्राउज़र पे आकर देखते हैं। तो अभी देखिए ये एरर दे रहा है, एक बार फिर से मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, शायद ये एरर चला जाए। नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नैप बार के अंदर जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है ऑथ कॉन्टेक्स्ट वॉज नॉट फाउंड, ये उसको मिला ही नहीं है। ओके, जो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट है अपना, ओके, ये नेम्ड नहीं है, इसकी वजह से ये करली ब्रेसिस नहीं लगेगा। नेम्ड नहीं है, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं। तो देखिए आपको लॉगिन आपको दिख रहा है और ये होम आपको दिख रहा है। ओके, कुछ API में कुछ दिक्कत आ रही है, इसको बोल रहा है कि एक बार फिर से लॉगिन हो करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला मान लीजिए रिया, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। हमने इसको लॉगिन पे क्लिक किया, फेल्ड स्टेटस 401, हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, हमने लॉगिन किया। तो अभी देखिए लॉगिन फॉर्म पे है लेकिन डैशबोर्ड आ गया है आपका, है ना, होम और डैशबोर्ड आ रहा है। अभी अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ जैसे, और ये देखिए लॉगिन वाले पे आ गया फिर, है ना। अब अगर मैं फिर से लॉगिन होता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला रिया और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। मैंने इसको यहाँ पर लॉगिन किया,
तो अभी देखिए डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जा रहा है ना। बस वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डैशबोर्ड और आपको यहाँ पर लॉगिन वाला पेज आपको दिख रहा है। और अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए आपका यहाँ पर गायब है। और अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन में आओगे तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश टोकन आपका वही है, लेकिन जो आपका टोकन था वो आपका गायब हो गया, क्योंकि हमने लॉग आउट के अंदर यही काम किया था। हमने लॉग आउट के अंदर यहाँ से बोला था कि रिमूव करो टोकन को, और ये एक्सेस टोकन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर रिफ्रेश टोकन होना चाहिए था, है ना। इसकी वजह से वो रिफ्रेश टोकन वो वहाँ से हटा नहीं रहा था। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर डाला रिया, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। और जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों लगा दिए उसने, और यहाँ डैशबोर्ड वाला पेज आपको दिख रहा है अब नेविगेशन सेक्शन में। अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों भी गायब हो जाएंगे। देखिए दोनों गायब हो गए, है ना। तो ये आपका ईजिली हमने यहाँ पर लॉगिन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से रजिस्टर का भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक और आपको यहाँ पे पेज बनाना पड़ेगा। जैसे आपने लॉगिन का बनाया हुआ है, ऐसे ही आपको एक रजिस्टर का भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चाहे हम लोग एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं यहाँ पर, जो रहेगा आपका register.jsx करके, और यहाँ से लॉगिन की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं और रजिस्टर वाले में पेस्ट कर देते हैं, है ना। जहाँ जहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग इसको, जहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रजिस्टर, और यहाँ से लॉगिन की जगह पे हमें करना रहेगा रजिस्टर, है ना, जो अभी हमने बनाया नहीं है बेसिकली। और ये रहेगा आपका रजिस्टर फॉर्म, और रजिस्टर के अंदर आपने यहाँ पर डाला है एक यूज़र नेम, और एक है आपका, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पर API के अंदर भी चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे रजिस्टर के अंदर, और रजिस्टर के अंदर आप देखोगे यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड और रोल है। ये रोल हम लोग हटा देंगे क्योंकि फ्रंट एंड से पास नहीं किया जाता, और हम लोग इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका ईमेल, और यूज़र नेम की जगह पे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एड्रेस, है ना, दोनों चीज़ें। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ऐड करनी पड़ेगी, सेम जैसे आपने यहाँ पर डाला हुआ है, वो हो जाएगा आपका ईमेल, है ना। ईमेल भी आपने यहाँ पर डाल दिया, रजिस्टर हो गया आपका। तो अभी दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पर भी रजिस्टर कर दें। अभी जो आप यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट में आप रजिस्टर यूज़ करो, इसको आपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में बनाया नहीं है, आपने सिर्फ लॉगिन का बनाया हुआ है ना। तो इस चीज़ को आप यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई ये है अपना रजिस्टर करके, है ना। क्रेडेंशियल्स उसको मिलेगी, यहाँ पर ये जाएगा और ये जाएगा आपका रजिस्टर पर, है ना। और यहाँ से इसको क्या मिलेगा, रजिस्टर के यहाँ से इसको मिलेगा एक्सेस टोकन और टोकन करके। एक बार रजिस्टर वाला हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसको टोकन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं माई ऐप के अंदर, ये रहेगा आपका व्यू करके, और ये रहा आपका रजिस्टर व्यू करके, है ना। तो हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर चेक किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाला user11, और ये रहेगा आपका user11@gmail.com, ये रहा आपका पासवर्ड, और मान लीजिए यहाँ पर रोल मैंने यहाँ पर डाल दिया यूज़र करके, और मैंने यहाँ से इसको पोस्ट किया। तो ये देखिए आपको मिल रहा है, डिटेल्स आपको दे रहे हैं, यूज़र नेम क्या है, ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है। ये इसको क्रेडेंशियल्स नहीं दे रहा है ना बेसिकली। तो ठीक है, एक चीज़ और हम लोग सबसे पहले यहीं पर चेंज कर लेते हैं कि उसको रोल ना पास करना पड़े। तो रोल नहीं पास करने के लिए आपको चलना रहेगा अपने सीरियलाइज़र्स के अंदर, और यहाँ पर आप रजिस्टर सीरियलाइज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस चीज़ को आप यहाँ से हटा सकते हैं। कैरेक्टर फील्ड नहीं रहेगी यहाँ पर, रोल आप फ्रंट एंड पर आप पास नहीं कर सकते, और यहाँ पर अगर रोल नेम अगर होता है, इस चीज़ को हटा देते हैं, और ये इस चीज़ को भी हटा देते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि रोल नेम की जगह पे हम लोग यूज़र वाला रोल उठा करके उसको दे देंगे, है ना, इस तरीके से। और ये रहेगा आपका यूज़र रोल, और इसके अंदर से यूज़र और रोल हम लोग दोनों असाइन कर देंगे, है ना। ये ठीक रहेगा, ताकि हमें रोल ना पास करना पड़े यहाँ पर जो हम पास कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए 3 ही फील्ड्स है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ, मान लीजिए क्या डाला है मैंने, एक डाला है यहाँ पे से dj@gmail.com, और ये रहा आपका पासवर्ड, और मैं इसको यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से पोस्ट करता हूँ, देखिए नेम आ गया आपका DJ, और ये सब कुछ आ गया। तो इस बार हमें
रोल नहीं डालना पड़ा, है ना। वही सेम चीज़ हम चाहते हैं कि हमें रोल ना डालना पड़े और यहाँ से आप रजिस्टर कर पाओ ईजिली, ठीक है। तो यहाँ से वो टोकन वगैरह कुछ दे नहीं रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से इस चीज़ को भी हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपल हम लोग सिर्फ एक कंसोल लॉग कर देते हैं कि भाई यूज़र सक्सेसफुल हो गया, है ना। कंसोल डॉट लॉग, मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके, ठीक है। इसको सेव करते हैं एक बार। और ये जो रजिस्टर है इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड पर, है ना, यहाँ पर। ओके, तो ये जो अपना रजिस्टर है, ये वाला कॉन्स्ट वाला, इसको आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसको डाल सकते हो रजिस्टर, है ना, ताकि हम लोग इसको यहाँ से रिटर्न कर सकें। अब यही रजिस्टर हम लोग यहाँ से भी उठा रहे हैं, है ना, ये वाला रजिस्टर ऑथ कॉन्टेक्स्ट से हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने app.js के अंदर और यहाँ पर लॉगिन के बगल में एक और राउट ऐड करते हैं जो होगा अपना रजिस्टर का, और यहाँ से रजिस्टर कंपोनेंट, है ना, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और नेव बार में चलते हैं और हमें यहाँ पर मिलेगा लॉगिन वाला, और इसी के नीचे हम लोग ऐड कर देते हैं रजिस्टर के लिए, और ये रहेगा आपका रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, इसको सेव करते हैं। वापस से हम लोग यहाँ ब्राउज़र पर आते हैं अपने यहाँ पर, तो यहाँ देखिए रजिस्टर भी आपको दिख रहा है, देखिए रजिस्टर फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, होम पेज। रजिस्टर पर चलते हैं और हम लोग एक को रजिस्टर करके देखते हैं कि नेटवर्क कॉल चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। रजिस्टर के लिए हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए रिएक्ट, और ये हो जाएगा react@gmail.com पासवर्ड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से रजिस्टर करते हैं। ओके, रजिस्टर इज़ नॉट अ फंक्शन, अब ये मना कर रहा है। हैंडल सबमिट के अंदर बोल रहा है कि रजिस्टर कोई फंक्शन नहीं है। ओके सॉरी, हमने यहाँ से पास नहीं किया हुआ है। जैसे हमने लोडिंग को पास किया हुआ है, ऐसे ही आपको रजिस्टर को भी आपको पास करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ से पास कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक बार फिर से हम इसको क्लियर करके एक बार फिर से रजिस्टर करते हैं, register@gmail.com, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। और हम इसको पासवर्ड, इसको हम लोग रजिस्टर करते हैं। हिट किया मैंने, ये देखिए 201 आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो ये देखिए आपको ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड सब कुछ दिख रहा है ना। अगर आप कंसोल में भी जाएंगे तो यहाँ देखिए यूज़र नेम आपको दिख रहा है, ईमेल और पासवर्ड। तो अब यूज़र लॉगिन हो सकता है रजिस्टर के नाम से। लॉगिन पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं नेटवर्क कॉल में, ठीक है। और यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग डालते हैं यहाँ रजिस्टर, और ये रहा उसका पासवर्ड। एक बार फिर से हम लोग लॉगिन को हिट करते हैं तो ये देखिए सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना। ओके, डैशबोर्ड वाले पेज के साथ में कुछ यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस, परमिशन परफॉर्म दिस एक्शन। ओके, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था कि यहाँ पर जो व्यूज़ था इसके अंदर हमने बोला था कि जो डैशबोर्ड वाला पेज है वो वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास स्टूडेंट का रोल हो। तो हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे, ये रहा डैशबोर्ड व्यू। ये देखिए स्टूडेंट का रोल हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था ना, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़र रोल डाल सकते हैं। और अब अगर मैं एक बार फिर से इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड वाला पेज अभी भी नहीं दिखा रहा है। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, register@gmail.com पासवर्ड, लॉगिन करते हैं। कुछ तो एरर आ रही है एप्लीकेशन, यहाँ से ये चीज़ क्लियर करके देखते हैं एक बार, कभी कभी ये भी इशू कर रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर डालते हैं रजिस्टर, और ये रहा आपका पासवर्ड। एक बार फिर से लॉगिन पे हिट करते हैं तो ये देखिए एक्सेस टोकन और टोकन मिल रहा है, और यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज भी आ रहा है ना। और जो यूज़र था वो अपना था, यहाँ डैशबोर्ड वाले पे आ रहा होगा, ये रहा यूज़र जो कि है register@gmail.com, और यूज़र नेम है उसका रजिस्टर करके। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारे पास लॉगिन, हम एक यूज़र को यहाँ से कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ से रजिस्टर भी कर पा रहे हैं। लेकिन अभी लॉगिन करने के बाद हम लोग डैशबोर्ड वाले पेज पे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ यहाँ पे पहले से ही प्री फिल्ड यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि यूज़र नेम में पहले ही हम लोग यहाँ पर रिया डाल देते हैं, और पासवर्ड के अंदर हम लोग सिंपल पासवर्ड डाल देते हैं अपना,
इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो अभी देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको डला हुआ मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर लॉगिन पे जाएगा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन इसको मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो अभी भी दिक्कत कर रहा है, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक बार फिर से हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी नेटवर्क में कोई कॉल नहीं हुई है, एक बार फिर से हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए आपको डैशबोर्ड वगैरह पेज दिखा रहा है। वैसे लॉगिन वाले पे जाने पे हमें एक टोकन तो दिखा रहा है, लेकिन डैशबोर्ड वाले पेज पे अभी भी दिक्कत कर रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि चेक कर लेते हैं एक बार Django JWT के अंदर कि हमने स्टूडेंट यहाँ पर हटा दिया था वैसे। ओके, यूज़र वाला रोल है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि एक यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि भाई यूज़र लेट्स से 100 और हमने यहाँ पर लिखा यूज़र 100@gmail.com और ये रहा आपका पासवर्ड और हमने इसको यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे रजिस्टर वाली कॉल अच्छे से हो चुकी है। यूज़र 100 हमारा यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब हम लॉगिन वाले पे चलते हैं और यहाँ पर जो अपना रिया वाला था उसको हटा करके यूज़र 100 कर देते हैं, है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए यूज़र 100 आ रहा है, मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको डैशबोर्ड मिल रहा है और लॉगआउट मिल रहा है। अभी इशू क्या आ रहा है कि ये इसको रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है लॉगिन पेज से डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो इस चीज़ को हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग और ये जो लॉगिन है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने यूज़ नेविगेट को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट, ये हो जाएगा यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम के यहाँ से, है ना। और अब हम लोग यहाँ पर एक इनिशियलाइज़ कर सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट और ये हो जाएगा आपका नेविगेट मान लीजिए और ये हो जाएगा आपका यूज़ नेविगेट करके, ठीक है। और अब आप इसके अंदर से आप इसको यहाँ से पास कर सकते हो। तो जो हो जाएगा आपका नेविगेट करके और इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका लॉगिन है ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, तो क्रेडेंशियल्स के साथ में आपको यहाँ पर नेविगेट को भी यहाँ पर आपको एक्सेस करना रहेगा और यहाँ पर अब आप यूज़र को नेविगेट कर सकते हो, जो कि जाएगा अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर, है ना। इसको सेव करते हैं एक बार, यहाँ पर आते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। ये देखिए लॉग आउट हो चुका है। एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब अगर जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ वैसे ये मुझे डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके चला जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे इसका यूआरएल भी चेंज हो गया और ये मुझको रिडायरेक्ट भी कर रहा है डैशबोर्ड वाले पेज पे, है ना। तो एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी। ऐसे ही आप सेम कर सकते हो अपने रजिस्टर वाले केस में भी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ नेविगेट हमने यूज़ किया था, ऐसे ही सेम जब आप रजिस्टर वाले पेज पर जाते हैं और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लो नेविगेट करके, जो कि आपको नेविगेट करेगा और ये हो जाएगा आपका यूज़ नेविगेट करके, है ना। और फिर आप यहाँ से इसको पास कर सकते हो नेविगेट को और यहाँ ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ से हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं यूज़र को, ये रहा, यहीं से आप इसको नेविगेट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा नेविगेट और यहाँ पर आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे भाई नेविगेट कर दो उसको लॉगिन वाले पेज पे, है ना। इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, रजिस्टर वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर एक और यहाँ पर हम लोग कुछ डमी यूज़र इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए लॉगिन वाले पेज पे लेके जा रहा है और फिर आप लॉगिन वाले पेज पे जाने के बाद आप इसको डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके जा सकते हो। ओके, तो ये एक हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि आपको नेविगेट कैसे करना है। अब एक इशू और आ रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे ही आपका ये जो टोकन है ये एक्सपायर हो जाता है तो आप क्या करोगे, है ना। तो आपको रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके आपको एक नया टोकन चाहिए होगा। तो ये चीज़ जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन वाले केस में हूँ, मान लीजिए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक यूज़र है जो कि अपना टेस्ट यूज़र है। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि यूज़र 100 को लिया है और ये रहा उसका पासवर्ड। और जैसे मैं इसको यहाँ से पोस्ट करता हूँ तो ये मुझको क्या करेगा, ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है। ऐसा क्यों बता रहा है भाई, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो यूज़र 100 है हमारे पास और ये रहा आपका पासवर्ड, पोस्ट करते हैं। ओके, तो आपको अब देखिए आपको यहाँ पर एक्सेस टोकन आपको दिख रहा है। तो जो ये एक्सेस टोकन है इसके बिहाफ पे मैं पोस्टमैन वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक बार।
तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड वाले पेज पर हूँ, मैं आ जाऊँगा ऑथराइजेशन के अंदर और यहाँ से मैं टोकन ऐड कर दूँगा इसका, है ना, एक्सेस टोकन। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको यूज़र की डिटेल यहाँ पर भेज देगा। तो यहाँ देखिए वेलकम टू डैशबोर्ड और ये रही आपकी यूज़र की डिटेल। बट अगर जैसे ही ये हमारा टोकन एक्सपायर हो जाता है, मान लीजिए ये वाला एक्सेस टोकन, तो मुझे रिफ्रेश टोकन के थ्रू हमें एक्सेस टोकन चाहिए होगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम चलते अपने जेंगो वाले केस में। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें मिलेगा जेंगो JWT और इसके अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई सॉरी URLs डॉट पी वाई। अब ये जो URLs डॉट पी वाई है, यहाँ पर आपको एक API मिलती है जो कि टोकन रिफ्रेश करके है ना। आप इसको कॉपी कर लें और चलते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ डैशबोर्ड की जगह पे हम लोग API टोकन रिफ्रेश, है ना, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और ये रहेगी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट। और हम चलेंगे अपने बॉडी के अंदर और यहाँ से फॉर्म डेटा और यहाँ से हम लोग एक्सेस टोकन भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है रिफ्रेश टोकन आप जो है यहाँ से भेज सकते हो, सॉरी एक्सेस नहीं, यहाँ से रिफ्रेश रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिफ्रेश करके और इसके अंदर जो आपका रिफ्रेश टोकन है ये वाला, इसको आप भेजो। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मुझको एक एक्सेस टोकन यहाँ से दे देगा। अब इस एक्सेस टोकन का यूज़ करके मैं फिर से जो अपना डैशबोर्ड वाला पेज था यानी कि ये वाला, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं वो टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको वापस से सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यूज़र की डिटेल मिल गई, है ना। तो इस तरीके से आपको रिफ्रेश टोकन आपको गेट करना है। तो ये एक आइडिया है ना जो हमें फॉलो करना है। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि सबसे पहले टोकन हमारा जेंगो के अंदर अपना जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है, यहाँ पर JWT का जो पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो टोकन की एक्सपायरी टाइम हमें बढ़ानी पड़ेगी अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जेंगो JWT करके, है ना। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं फर्स्ट वाले लिंक पर, यहाँ पर जेंगो JWT जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क और ये हो जाएगा सिंपल JWT करके। यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं और आपको चलना रहेगा फिर से नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर भी नहीं है, एक और नेक्स्ट पेज आपको जाना पड़ेगा। ये रहा आपका जो कि सेटिंग्स के अंदर डालना रहेगा, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स करके। तो आप इसको यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और आप चलें सेटिंग्स के टॉप पर और यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप ये जो पूरा कोड है इस पूरे कोड को आप यहाँ से उठा लें जो कि सिंपल JWT करके। मैं इसको यहाँ से नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर और यहाँ सबसे नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, है ना। वैसे हमें इसमें से सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेटिंग्स सीक्रेट की बोल रहा है तो सेटिंग्स हटा दो यहाँ से। सीक्रेट की हमने ऊपर डिफाइन की हुई है ना, ऊपर यहाँ पे आपको बिंदी दिखा रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है सेटिंग। ये रहा, सॉरी सीक्रेट की। तो ये देखिए सीक्रेट की हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। और ये क्या काम कर रहा है कि ये आपका एक्सपायरी एक्सेस टोकन कब तक एक्सपायर होगा, क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी ये 5 मिनट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको सेकंड्स में कर देता हूँ, है ना, सेकंड्स करके। अब मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ 5 सेकंड के लिए कि 5 सेकंड बाद ही ये क्या होगा कि आपका एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं लॉगिन वाले पे, इस पेज पे, और मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी आप देखना नेटवर्क कॉल में क्या होगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ ये मुझे डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके जा रहा है। तो ये देखिए आपको लॉगिन हो गया सब कुछ। अभी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये एरर देगा, है ना। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए डैशबोर्ड वाले पेज पर ये मुझको लॉगिन वाले पेज पे भेज दिया, क्योंकि अगर मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे जा रहा हूँ तो ये बोला कि भाई टोकन एक्सपायर हो चुका है आपका, है ना। अब ये वाली एरर आ रही है, बट आपके यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर रिफ्रेश टोकन है आपके पास, तो इसका यूज़ करके आप जो है एक नया टोकन आप मंगा सकते हो, है ना। वही आइडिया है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और चलते अपने फ्रंट एंड पर, यानी कि यहाँ सोर्स वाले फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं। मान लीजिए फ़ाइल का नाम है हमारे पास Axios करके, है ना, Axios.js करके। अब जो भी Axios का कोड रहेगा ना वो सारा कोड हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios करके। फिर आप एक यहाँ पर इंस्टेंस आप बना लो। तो आप यहाँ पर लिखोगे कॉन्स्ट इंस्टेंस इक्वल, ये हो जाएगा आपका Axios डॉट
क्रिएट पास कर दोगे जो आपका बेस यूआरएल है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला बेस यूआरएल और वो है हमारा ऑथ कॉन्टैक्ट से उठा लेते हैं ये वाला, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि भाई ये है हमारा बेस यूआरएल, है ना। जो भी आपकी एपीआई कॉल होगी उसके लिए जो आपका बेस यूआरएल है वो यही रहने वाला है। इस तरीके से इंस्टेंस है उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इंटरसेप्टर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और डॉट रिस्पॉन्स, जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है उस टाइम हमें क्या करना है कि रिस्पॉन्स उठा लोगे और रिस्पॉन्स ये रहा आपका, ठीक है। और फिर एसिंक एपीआई कॉल कर लोगे यहाँ पर, है ना। जैसे ही कोई एरर आता है उसके बाद आप एरर को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ओरिजिनल रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पर लिखोगे ओरिजिनल रिक्वेस्ट इक्वल एरर और ये हो जाएगा डॉट कॉन्फिग करके का एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। उसका अगर 401 जो है, मतलब जो कि अनऑथराइज्ड का होता है बेसिकली, वो अगर 1 होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ देखिए 401 का एक कोड आपको मिल रहा है कि आपका जो अनऑथराइज्ड हो चुका है ना, आपकी जो टोकन है वो इनवैलिड है बेसिकली। तो जो ये जो हमें इनवैलिड का है वो स्टेटस कोड 401 का आ रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमारा एरर आ रहा है यहाँ से एपीआई कॉल करते टाइम अगर वो 401 का एरर होता है ना। और साथ में और भी आप यहाँ पर आप डाल सकते हो कि मान लीजिए जो आपका ओरिजिनल रिक्वेस्ट है अगर वो रीट्राई के लिए बोल रहा है यहाँ पर, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ से आपको बोलना है कि भाई अब हम ओरिजिनल रिक्वेस्ट डॉट रीट्राई उसको हम लोग यहाँ से ट्रू कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला कि अब हम यहाँ पर रीट्राई कर रहे हैं जो भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो रीट्राई करने के लिए भी आपको एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे ट्राई कैच में डाल सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर आप जो है एक रिफ्रेश टोकन जो उसका था वो यहाँ से गेट कर लोगे लोकल स्टोरेज से। तो आप यहाँ पर लिखोगे गेट आइटम और जो अपना रिफ्रेश टोकन था देख लेते हैं क्या है। ये रहा रिफ्रेश। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि उसको रिफ्रेश टोकन उसको मिल जाएगा। तो जैसे ही ये एरर वगैरह आता है उसको अनऑथराइज्ड का, वो क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा, वो रिफ्रेश टोकन उठाएगा और रिफ्रेश टोकन लेने के बाद फिर वो एक एपीआई कॉल करेगा रिस्पॉन्स अवेट इंस्टेंस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो एपीआई थी वो थी अपनी एपीआई टोकन और ये थी आपकी रिफ्रेश करके, ठीक है। और यहाँ पर आप जो क्रेडेंशियल्स में आप उसको भेज सकते हो, जो भी टोकन था उसका रिफ्रेश टोकन था ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे भेज सकते हो रिफ्रेश और ये था अपना रिफ्रेश टोकन, है ना। तो यहाँ पर क्या किया कि आपने एक एपीआई कॉल की, एपीआई यहाँ पर जैसे कि जो हमने यहाँ पर किया हुआ था एपीआई टोकन रिफ्रेश के लिए, और इसने फिर क्या किया हमें कि एक रिस्पॉन्स दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर हमारा एक्सेस टोकन है ना। तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा जो कि होगा कॉन्स्ट एक्सेस इक्वल और ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि हमें एक एक्सेस टोकन मिल जाएगा और जैसे टोकन मिलेगा हमें लोकल स्टोरेज में उसको सेव कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करके और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे जो कि है टोकन के नाम से और ये हो जाएगा आपका एक्सेस करके, है ना। टोकन इसीलिए बिकॉज हम लोग टोकन के नाम से ही सेव कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए टोकन ही दिखा रहा है ना, वही टोकन हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ पर टोकन हमने अपना सेव कर लिया अपने रिफ्रेश के अंदर, ठीक है। अब आप डिफ़ॉल्ट हेडर कॉमन्स भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे इंस्टेंस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट हेडर्स डॉट कॉमन और ये हो जाएगा आपका ऑथराइजेशन और यहाँ पर फिर आप बियरर टोकन जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बियरर और ये हो जाएगा आपका एक्सेस, है ना, जो भी आपका टोकन था। तो आपने यहाँ पर भी कॉमन हेडर आपने सेट कर दिया। अब आप ओरिजिनल रिक्वेस्ट के अंदर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो ओरिजिनल रिक्वेस्ट, है ना, जहाँ पर आप करना चाह रहे थे वहाँ पर अब ये जाएगा और ये हो जाएगा आपका हेडर्स और ये हो जाएगा आपका ऑथराइजेशन और ये भी हो जाएगा आपका सेम यही जो हमने यहाँ पर टोकन पास किया हुआ है,
ठीक है। फिर आप यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो कि जो भी आपका इंस्टेंस था उसके साथ में, और ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल रिक्वेस्ट करके, है ना। तो यहाँ से हमने इस इंस्टेंस को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, जो भी हमारा इंस्टेंस था, कि भाई जो आपका ओरिजिनल रिक्वेस्ट था वहाँ पर अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर आप कैच में जाते हो तो यहाँ पर आप जो है एरर को अगर आप चाहो तो आप प्रिंट करते हो ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरर, और यहाँ पे कंसोल कर सकते हो, console.log एरर करके, है ना। और अगर आप प्रिंट करना चाहें तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये रहा आपका एरर। इफ़ ब्लॉक के बाहर से आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और यहाँ पे आप जो भी आपका एरर आएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो आपका नाम था जो कि था अपना इंस्टेंस करके, है ना। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपना इंस्टेंस है वो हमने एक तरह से एक्सियोस का ही हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया हुआ है ना। बेस यूआरएल हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो हमें अब यहाँ पर जो अपना ऑथ कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर अब ये चीज़ बार बार हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, है ना। तो अब ये सिंगल जगह पे हो चुका है, सिर्फ यहीं पर, अब आपको कहीं डालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इंस्टेंस के अंदर जाएगा, और जैसे ही उसको ये वाला स्टेटस कोड मिलता है 401 का, तो वो क्या करेगा, और फिर यहाँ पे ओरिजिनल रिक्वेस्ट जो उसकी थी उसको यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर डाल देगा, और एक रिफ्रेश टोकन वो क्या करेगा कि गेट कर लेगा पोस्ट रिक्वेस्ट करके, है ना। और जैसे ही उसको ये वाली रिफ्रेश टोकन के लिए वो जो है रिक्वेस्ट करेगा, उसको एक एक्सेस टोकन मिल जाएगा, और इस एक्सेस टोकन को फिर वो लोकल स्टोरेज में वापस से ऐड कर देगा, और यही काम वो करता रहेगा, है ना। और फिर यहाँ से ओरिजिनल रिक्वेस्ट यहाँ से फिर वो वापस करेगा, है ना। ओरिजिनल रिक्वेस्ट का मतलब जो वो पहले रिक्वेस्ट करते टाइम जो एरर आया था उसको 401 वो वाली, तो मान लीजिए डैशबोर्ड पेज पे जा रहा है तो वो उसका ओरिजिनल रिक्वेस्ट हो गया, है ना, जो डैशबोर्ड पेज की API उसने हिट की थी। ओके परफेक्ट। अब हम यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डॉट, और ये रहेगा एक्सियोस, बस एक्सियोस का हमने यहाँ से अब इस वाले फाइल से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए, अभी नेटवर्क कॉल में अगर हम आए तो रिफ़्रेश टोकन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बोल रहा है कि 404 API टोकन रिफ़्रेश, 404 का एरर आ रहा है। पेलोड में रिफ़्रेश गया, देखिए 404 का क्यों आ रहा है। लोकल होस्ट 8000 API टोकन रिफ़्रेश, स्पेलिंग गलत है ना। ओके, तो एक्सियोस के अंदर चलते हैं, और ये रहा आपका FRESH रिफ़्रेश। ओके, एक बार फिर से आते हैं यहाँ पर, ये देखिए डैशबोर्ड पे, ओके फिर से एरर दिया उसने, पूरा टोकन इनवैलिड है। ओके कोई बात नहीं, इस बार हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, और एक बार हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, है ना। तो लॉगिन किया हमने, तो इसने डैशबोर्ड वाली API कॉल की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी API कॉल करता है। तो अभी एक्सपायर हो चुका होगा 5 सेकंड के बाद। मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, तो इसने देखिए डैशबोर्ड पहले कॉल किया उसने, और इसको 401 का एरर मिला, टोकन नहीं मिला, है ना। फिर उसने रिफ़्रेश API कॉल की उसने, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेलोड में रिफ़्रेश उसने भेजा हुआ है, हेडर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन रिफ़्रेश है, और उसको मिला एक्सेस टोकन। और फिर उसको जब एक्सेस टोकन मिला तो उसने फिर से डैशबोर्ड उसने कॉल किया, यहाँ पर है जो बियरर टोकन है आपका, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर उसको यहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया कि भाई उसको जो भी डेटा है यूज़र का वो इसको मिल गया, और इस तरीके से, है ना। अब अगर आप फिर से अगर आप इसको रिफ़्रेश करते हो तो ये देखिए फिर से उसने रिफ़्रेश टोकन किया, बट अगर मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश करूँगा जो कि 5 सेकंड से पहले, ओके, तो अब ये बार बार ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है शायद हमने बहुत जल्दी यहाँ पे इसको एक्सपायर कर दिया। इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना कि 20 सेकंड का कर देते हैं, है ना। इसको सेव करते हैं, और एक बार हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, और एक बार फिर से यूज़र को हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो अभी देखिए ये लॉगिन हो रहा है डैशबोर्ड वाले पेज पे। मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए डैशबोर्ड वाले पेज पे ही है ना। अभी टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये डैशबोर्ड वाले पेज पे ही है। अभी देखिए अभी भी ये डैशबोर्ड वाले पेज पे है, यानी कि डैशबोर्ड की API अच्छे से कॉल हो रही है, रिफ़्रेश वाली API कॉल नहीं हो रही है। एक बार फिर से करके देखते हैं। ओके, अभी भी नहीं हुआ, शायद 20 सेकंड अभी हुआ नहीं होगा। जैसे ही हो जाएगा वैसे ही वो एक API कॉल करेगा। ये देखिए रिफ़्रेश API, है ना, रिफ़्रेश की API उसने कॉल की डैशबोर्ड वाले पेज पे, देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये कॉल नहीं करेगा, ये देखिए परफेक्ट।
है ना। तो अब क्या होगा कि अगर आपका टोकन एक्सपायर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ऑटोमेटिकली बैक में वो उसको एक्सेस हैंडल कर सकता है। और फ्रंट एंड पे आप सॉरी बैक एंड पे आप यहाँ पर जेंगो के साथ में आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि लाइफ टाइम कितना रहेगा इसका, 20 सेकंड रखना है या कुछ 30 मिनट का रखना है, या जो भी आप यहाँ पे एक्सेस टोकन का जो आप टाइम पीरियड आप रखना चाहें। और यहाँ पर रिफ्रेश टोकन का भी लाइफ टाइम पीरियड आप यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर बूट स्ट्रैप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा सा आपका लुक एंड फील थोड़ा सा ठीक ठाक हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप करके। तो हम लोग चलते हैं अपने फ्रंट एंड पर यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप करके इसको एंटर करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको npm स्टार्ट यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे अपने रिएक्ट जेएस के कोड के अंदर जो कि app.js फाइल है हमारी, इसके अंदर। और यहाँ पर हम लोग अपना बूट स्ट्रैप का जो पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे CSS फाइल अपनी ऐड कर सकते हैं, है ना। या यहाँ पे कर लो या फिर आप index.js के अंदर आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो आप डायरेक्टली आप यहीं पर CSS आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है import बूट स्ट्रैप, डिक्स्ट के अंदर मिलेगा आपको CSS, और यहाँ पर आपको मिलेगा बूट स्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS करके, ठीक है। इसको आप सेव करें और देखते हैं फ्रंट एंड पर, और ये भी रिफ़्रेश हो रहा है। ये देखिए आपका बूट स्ट्रैप काम कर रहा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आपको अगर नेविगेशन सेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो आप चलेंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर जो कि है आपका नैवबार यहाँ पर, है ना। तो अब आप यहाँ पे कुछ क्लासेस आप बूट स्ट्रैप की आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम करके, जो कि होगा नैव करके, नैव डार्क समथिंग। देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बूट स्ट्रैप का ही उठा लेते हैं डायरेक्ट, बूट स्ट्रैप 4 करके। इस तरीके से हमें लेके चलेगा ये W3 स्कूल पर, और यहाँ से हम लोग नेविगेशन नैवबार उठा सकते हैं इस तरीके से। तो अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो इसने कुछ क्लासेस दिए जो कि है नैवबार करके, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, है ना। और ये हो जाएगा लाइट करके, जो कि हम लोग यहाँ पे डार्क चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डार्क करके। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर भी ओपन ही है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चेक करते हैं। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है। ओके, डार्क की स्पेलिंग गलत हो गई है ना। ये देखिए नैवबार डार्क करके, है ना। तो अब आप अपने हिसाब से आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं, जो कि UL के अंदर क्लास नैव करके कुछ इस तरीके से है। इसको आप कॉपी कर लें और ये रहा अपना UL, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और ये क्लास नेम रहेगा, है ना। नैवबार हो गया। और LI के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि है क्लास नैव आइटम करके, तो यहाँ पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं जो भी आपके LI है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी LI को, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं, और मैं यहाँ पर क्लास, और ये हो जाएगा आपका नेम करके, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई ये है क्लास नैव लिंक करके, और ये आप यहाँ से फैच कर सकते हैं, लिंक को उठा सकते हैं। तो सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास नेम करके, इसको सेव करते हैं। अपने चलते हैं फ्रंट एंड पर, रिएक्ट जेएस पर। तो अब देखिए ये यहाँ पर आपको यहाँ से देखते हैं कि डार्क के लिए क्या किया हुआ है इन लोगों ने। ये रहा फर्स्ट वाला हमारा डार्क है, ग्रे लाइट ब्लैक टेक्स्ट, ब्लैक विद वाइट टेक्स्ट। इसको उठा लेते हैं और ये अपनी क्लास यहाँ पे चेंज कर देते हैं। चलते हैं अपने फ्रंट एंड पर और फिर देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। तो ये देखिए होम, डैशबोर्ड और लॉग आउट, है ना। आप बटन को भी आप अच्छा बना सकते हो अगर यहाँ पे चाहो तो। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो क्लास नेम BTN लेट्स से डार्क
या ग्रे, जो भी आप रखना चाहें, है ना, इस तरीके से। तो अब ये आप क्लिकेबल हो जाएगा। तो आप डैशबोर्ड पे जाना चाहें, डैशबोर्ड लॉगआउट पे आप जाना चाहें तो लॉगआउट कर लिया आपने, ये देखिए आपको यहाँ पर रजिस्टर दिख रहा है। और अगर मैं लॉगिन पे चलता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से आप इसको फॉर्म को भी आप इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे हम लोग इसको कार्ड बना सकते हैं, क्लास करके कार्ड पैडिंग, लेट्स से हमने यहाँ पे 4 कर ली। मार्जिन टॉप हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से 4, है ना। और बस यही बहुत है। और यहाँ पे आप क्लास आप ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम जो कि होगा फॉर्म कंट्रोल करके, है ना। तो ये थोड़ा सा देखने में आपका ठीक ठाक लगेगा। इसको कॉपी कर लें, आप इसको यहाँ पर ऐड कर लें। और बटन के अंदर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई टाइप क्लास नेम BTN डार्क, ठीक है। इसको सेव करें। आप यहाँ पर आएंगे लॉगिन वाले फॉर्म पर, तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ये फॉर्म कंट्रोल फॉन्ट रह गया, FORM, फॉर्म कंट्रोल करके है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, है ना। फिर आप मार्जिन अगर लेना चाहें, लेट से मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया मार्जिन बॉटम 3 करके, तो ये बॉटम से 3 की यहाँ पे मार्जिन ले लेगा ना। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, मार्जिन बॉटम 3 करके, तो ये थोड़ा सा मार्जिन ले लेगा। ये आपका पूरा एक फॉर्म हो गया लॉगिन का, ठीक है। और अब आप यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हो, ये अपने डैशबोर्ड पे आ जाएगा। आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हो। अगर आप इसको अगर आप और छोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको और ऐड करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा डिव क्लास नेम, मान लीजिए हो गया एक रॉ करके, और एक और आपने डिव बना लिया यहाँ पे डिव क्लास, और ये हो गया आपका मान लीजिए कॉल SM लेट्स से 6, और जस्टिफाई आपने कंटेंट सेंटर कर लिया इसके लिए। और ये आपका जितना भी कोड है अपना डिव वाला, ये आपने सारा उठा करके इसके अंदर आपने ऐड कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा छोटे में आपका फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना, तो ये आपका पूरा फॉर्म आपका सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये लॉगिन फॉर्म आपका कुछ अच्छे से दिख रहा है। और यही सेम चीज़ आप जो है यहाँ पर भी कर सकते हो अपने रजिस्टर वाले पेज पे, है ना। तो अभी अगर हम रजिस्टर वाले पेज पे जाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट इसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके से बना देंगे इसको भी। और ये रहा आपका फॉर्म, तो फॉर्म को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं और यहाँ से आप डिव को आप क्लोज कर लीजिए, है ना। इन 2 डिव्स को आपने यहाँ पर क्लोज कर लिया। और ऐसे ही जो आपका यहाँ पर टाइप है, यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ क्लास नेम, लेट्स से फॉर्म कंट्रोल करके, ठीक है। आप यहाँ पे बटन के लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि हो जाएगा आपका क्लास नेम BTN लेट्स से डार्क करके, है ना। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आए तो देखिए रजिस्टर फॉर्म आ गया आपका, ठीक है। अब ये जो फॉर्म कंट्रोल है, इसके साथ में आपको मार्जिन बॉटम अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हो मार्जिन बॉटम लेट्स से 3 का। आप इसको सेव करें और ये देखिए कुछ आपको इस तरीके से मिल जाता है ना। तो अब आप यहाँ से रजिस्टर भी आप यहाँ पे हो सकते हो आप इजीली, ठीक है। आप यहाँ से आप यूज़र नेम डालोगे, लेट्स से मैंने यहाँ पर डाला यूज़र, और ये रहे आपका ईमेल, और ये रहा आपका पासवर्ड। और जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो, ये आपको लॉगिन वाले पोर्शन पे आ जाता है। पासवर्ड अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे पासवर्ड में टाइप टेक्स्ट किया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे पासवर्ड आप कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसको ईमेल कर सकते हो ना, इस तरीके से। और सेम चीज़ आप लॉगिन के साथ में भी आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पासवर्ड दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप आप जो है पासवर्ड कर दो इसको। जैसे आप इसको सेव करोगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप लॉगिन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए डैशबोर्ड वाले पेज पे आ गया। आप इसको रिफ्रेश करो, ये आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप होम पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाओ, आप लॉग आउट कर दो इसको, तो आपको ये लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप डैशबोर्ड पे आप रजिस्टर वाले पेज पे जा सकते हो, है ना। इसमें एक चीज़ अभी मिसिंग है, जो कि है वैलिडेशन मैसेज का, कि आप इसको वैलिडेट कैसे करोगे, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूँ, वैसे ही ये मुझको दिखाना चाहिए कि क्या एरर आ रही है यहाँ पर। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर कर लिया, साइड बाय साइड इसको रख लेते हैं, ताकि हमें एक तरफ हमें यहाँ पर
एपीआई के जो एरर्स हैं वो हमें दिख सकेंगे, दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे फॉर्म को भी देख सकेंगे। तो यहाँ जो नेटवर्क टैब है इसके अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पर एरर दिखा रहा है एपीआई के अंदर, और ये बता रहा है कि आपके पासवर्ड और यूज़र नेम यानी कि इन दोनों फील्ड्स को आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर आपको डेटा डालना पड़ेगा। और ये हमारी एरर्स है ना। तो इस चीज़ को हमें ट्रैक करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस एरर को डिस्प्ले कर सकें अपने फ्रंट एंड के पेज पर, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने रजिस्टर वाले यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो अपना ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ से हम लोग चूँकि एपीआई कॉल कर रहे हैं तो यहीं पर हम लोग एरर्स वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई ये अपना एरर्स, और ये हो जाएगा आपका सेट लोडिंग करके, और ये हो जाएगा सॉरी सेट एरर्स करके, और यहाँ से हम लोग इसको एक एम्प्टी जो अपना ऑब्जेक्ट होता है ये हम लोग बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल हो गया, एक स्टेट हो गया जो कि एरर्स करके, और हम लोग चलेंगे अपने रजिस्टर वाले पेज पर, यहाँ पर सॉरी फंक्शन पर, और यहाँ पर हम लोग एरर्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे थे, यहाँ पर हमें एरर को हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमें एरर वहाँ से मिलता है इस चीज़ को, यानी कि ये वाला एरर जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड है ना। तो यहाँ पर स्टेटस कोड अगर आप देखोगे तो हमें 400 का मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका एरर होता है अगर उसका स्टेटस कोड अगर 400 होता है तो वो एक एरर है, और उस केस में आप जो अपना एरर्स स्टेट है उसके अंदर आप डेटा आप डाल सकते हो एरर्स वाला, है ना। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ़ एरर्स डॉट रिस्पॉन्स, और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये हो गया आपका 400 ना। स्टेटस आपका 400 हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस 400 है इसका, कंसोल लॉग के अंदर जाएंगे तो, और फिर इसके अंदर आप यहाँ से जो अपना स्टेटस 400 वाला है, जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट भी देख सकते हैं वैसे तो कि भाई बैड रिक्वेस्ट है ना, स्टेटस टेक्स्ट करके, बट यहाँ पर डेटा के अंदर अगर हम लोग कीवर्ड के अंदर जाए तो हमें वहाँ पर एरर्स दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो डॉट स्टेटस 400 है उसको हटा करके हम लोग डायरेक्ट डेटा भी लिख सकते हैं कि भाई डेटा अगर आपके पास हो तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर ये दोनों फील्ड्स के जो एरर्स हैं वो आप सेट जो अपना एरर्स है ना, इसके अंदर आप वो सारी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरर्स एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट, ये हो जाएगा आपका डेटा करके, बस ये हो गया, है ना। इतने की ही ज़रूरत है हमें वैसे, और ये चीज़ क्या करेगा कि अपना सेट एरर के अंदर वो चीज़ें डाल देगा, है ना। और एल्स में आप यहाँ पर कंसोल लॉग कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। आप इसको सेव करो, और यहाँ से आपको एरर को आपको रिटर्न करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है एरर्स करके, है ना। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ बॉटम में आप आओगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और यहाँ से हम लोग इसको रिटर्न कर लेते हैं। अब जो हमने यहाँ से रिटर्न किया हुआ इसको हम लोग यहाँ पर रजिस्टर जो अपना कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर एरर्स को भी ले लिया यूज़ कॉन्टेक्स्ट के यहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ पर एक एरर प्रिंटिंग के लिए हम लोग एक और फंक्शन बना सकते हैं जो इजी रहेगा, थोड़ा आसानी से हम लोग यूज़ कर पाएंगे इसको इस पूरे अपने कंपोनेंट के अंदर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका रेंडर, और ये हो जाएगा आपका फॉर एरर्स करके, है ना, रेंडर एरर्स करके। और यहाँ पर हम लोग फील्ड का नाम ले लेंगे कि भाई किस फील्ड के लिए हमें एरर यहाँ पर दिखाना है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक एरे के अंदर हम लोग ये सारा कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई वो एरर है कि नहीं है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई इफ़ एरर होना चाहिए, सॉरी एरर्स होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो अपना फील्ड है ना, वो यहाँ पर अगर होता है उसके अंदर, अगर उसके अंदर डेटा है तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पासवर्ड और यूज़र नेम है, तो पासवर्ड और यूज़र नेम अपना फील्ड का नाम हो गया डेटा के अंदर, है ना। तो ये जो पासवर्ड और यूज़र नेम है यही फील्ड का नाम है, और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई इफ़ एरर्स होता है और एरर्स के अंदर अगर वो वाली फील्ड होती है यूज़र नेम और पासवर्ड वाली, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप यहाँ से उस मैसेज को आप उठा लोगे, है ना, जो भी मैसेज उस एरर के लिए दिखाया गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है एरे, चूँकि ये एक एरे है, आप पासवर्ड वाला देखोगे तो वो एक एरे है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई जो अपनी फील्ड का जो एरर है वो होना चाहिए आपका एरे इज एरे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरर्स, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका एरर्स, और ये हो गया आपकी फील्ड, और यहाँ पर हम लोग चेक करें कि अगर उस फील्ड के अंदर अगर डेटा होता है तो उसके बाद आप यहाँ पर फील्ड को आप जो है रिटर्न कर लो जो भी आपको डेटा मिलता है। ओके, यहाँ हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, इस चीज़ को मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर फील्ड हो जाएगा, यहाँ से ये क्लोज रहेगा एरर्स का, है ना, और यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं, अदरवाइज़ वो एक एरे के टाइप में वहाँ से वो रिटर्न कर लेगा, है ना। ओके, तो जैसे ही उसको यहाँ से मैसेज मिल जाता है उसके बाद फिर वो रिटर्न कर देगा इस मैसेज को फ्लैट एरे बना करके एक तरह से, सॉरी
इसको मैपिंग कर लेंगे जो भी हमें यहाँ से मैसेज मिलेगा, क्योंकि वो एक एरे के फॉर्म में मिलेगा। और उसके बाद हम यहाँ से उस मैसेज को और वहाँ पे जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है उस उस चीज़ को एज ए स्ट्रिंग हम लोग यहाँ से इसको रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पी टैग ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कि भाई की है अपना इंडेक्स, और यहाँ पर हम डाल देते हैं एरर, और यहाँ पर हम लोग उस मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं और इस चीज़ को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो अपना यहाँ से रिटर्न, अदरवाइज़ हम यहाँ से नल को रिटर्न कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास रजिस्टर फॉर्म है, उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एज ए फंक्शन की तरह हम इसको कॉल कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एरर, ये हो जाएगा रेंडर एरर, और यहाँ पर हम लोग फील्ड का नाम भर सकते हैं जो कि है यूज़र नेम, है ना। ये चीज़ हमने यहाँ से पास कर दी। ऐसे ही सेम चीज़ आप जो है ईमेल के लिए भी आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपना यूज़र नेम के लिए चेक कर लेते हैं कि ये जो अपना रेंडर है वो चल रहा है कि नहीं। तो ये हमने फील्ड नेम यहाँ से पास किया, फिर वो गया एरर्स के पास, और यहाँ से उसने चेक किया कि क्या ये फील्ड का एरर है। तो यहाँ से फिर उसने मैसेज के अंदर गया कि हाँ भाई अगर एरर होता है तो उस केस में आप एक पी टैग के अंदर आप सब कुछ यहाँ से रिटर्न कर दो। मैं इसको यहाँ से अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ देखते हैं, अभी इसको क्लोज़ करते हैं। रजिस्टर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, अभी एरर दिखा रहा है कि भाई मैसेज मैप इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो ये थोड़ा गलत रिटर्न कर रहा है, लग रहा है जो अपना मैसेज वेरिएबल है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। एरे इज एरे, ओके, यहाँ पर ये क्लोज रहेगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट से इसको हटाना रहेगा, है ना, कि अगर वो एरे होता है तो उस केस में वो अपना एरर्स के फील्ड को रिटर्न कर देगा। एल्स में क्या करेगा कि वो एक एरे क्रिएट कर देगा यहाँ से, और उसको अगर सिंगल डेटा होता तो उसको एक एरर बना करके उसको यहाँ से रिटर्न कर देगा, है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम एक बार फिर से मैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए आ रहा है यहाँ पर कि भाई दिस फील्ड मे नॉट बी ब्लैंक, और ये है अपना यूज़र नेम के लिए, है ना। अब ये जो अपना एरर है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो क्लास नेम है उसको हम लोग टेक्स्ट डेंजर कर सकते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है अपना वो अपना रेड कलर में दिख सके हमें, है ना। अभी वो रेड नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग स्मॉल में ऐड कर लेते हैं, स्मॉल टैग के अंदर, ताकि हमें जो मैसेज है वो हमें छोटे में दिखाई दे सके। तो ये जो मैसेज वाला है प्रिंटिंग का, इसको हम लोग इसके बीच में ऐड कर लेते हैं, है ना। इसको सेव करते हैं, वापस अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं। तो ये देखिए आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है। दिस फील्ड मे नॉट बी ब्लैंक। और ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आप रजिस्टर पे जाएंगे तो यूज़र नेम के लिए है, साथ में पासवर्ड के लिए भी आ रहा है कि भाई पासवर्ड भी आपका जो दिस में नॉट बी ब्लैंक टाइप का जो एरर है, सॉरी मैसेज है, एरर है, वो आप यहाँ पर भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के नीचे भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, है ना। आपको फील्ड नेम बस आपको यहाँ पर चेंज करना रहेगा, जो कि यूज़र नेम से आपको पासवर्ड कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो, है ना। ये बहुत आसान था, आप इजीली आप इस चीज़ को यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट के साथ में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ देखिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एरर्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, और ये जो एरर है हमारा सेट एरर्स करके ये हमने अपने रजिस्टर वाले में डाल दिया कि भाई यहाँ से जो भी एरर आता है इस चीज़ को आप यहाँ से भेज दो, और फिर उसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। और फिर हमने यहाँ पर रजिस्टर वाले जो कंपोनेंट है इसके अंदर हमने इसको कॉल कर लिया कि भाई इसको आप इंपोर्ट कर लो, है ना। यहाँ से देखिए हमने इसको कॉल किया, और ये जो एरर्स है इसके अंदर फिर हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं कि भाई एक फंक्शन बना दिया, और फिर वही फंक्शन हम लोग बार बार यूज़ कर पा रहे हैं अपने सभी फील्ड नेम्स के लिए, है ना। तो थोड़ा ईजी हो जाता है कि कैसे आपको एरर यहाँ पर आपको डिस्प्ले करना है। अगर आप यहाँ पे सब कुछ, अगर आप यहाँ पे फील्ड को भर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला यूज़र ये, और ये हो जाएगा आपका ईमेल, और यहाँ पर आपका पासवर्ड, तो ये बिल्कुल ब्लैंक सॉरी ईजिली वर्क करेगा, है ना। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट, अभी बोल रहा है कि ये यूज़र नाम का बंदा पहले से ही है। हम लोग फिर से रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली आपका हो चुका है। तो पहले वाले में देखिए एक एरर आया था हमें कि यूज़र विद यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, है ना। और इस वाले में देखिए आपको जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जा रहा है, सॉरी डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ से लॉग आउट आपको देखने को मिल रहा है ना। तो अपना नेविगेशन सेक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है, लॉगिन सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, जो अपना पासवर्ड है वो भी आपका बढ़िया से वर्क कर रहा है ना।